हेलो दोस्तों, ऐसे ही बेहतरीन कहानी सुनने के लिए हिडन स्टोरी एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड 21। पहली रसोई में बवाल। अधम की बात सुनकर नियति अपना दुपट्टा संभालते हुए बेड से उठी और उसकी तरफ देखते हुए बोली, मेरे पास और कपड़े नहीं हैं। अभ्रम ने उसकी तरफ भौहें सिकुड़ कर देखा और उसे देखते हुए मन में बोला, ये सही तो कह रही है, ये जब से यहाँ आई है मैंने इसे 2 ही जोड़ी कपड़ों में देखा है। खुद से बात कर उसने नियति से कहा, तुम जब तक शॉवल हो तुम्हारे कपड़े आ जाएंगे। उसकी बात सुनकर भी नियति वही खड़ी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था अभ्रम क्या बात कर रहा है। शॉव ये शब्द उसने पहली बार सुना था। उसे इस शब्द का मतलब नहीं पता था। उसे अभी भी वही खड़े देखकर अभ्रम ने उसे घूरते हुए कहा, टर्टल तुम क्यों मेरे पेशेंस का टेस्ट ले रही हो? आई हैव नो इनफ टाइम, तो जाओ जाकर जल्दी से नहाओ, मोम आती होगी। ये सुनकर नियति जल्दी से वॉशरूम में भाग गई और अंदर से डोर लॉक करके उससे टिककर बोली, ओह तो शॉवर का मतलब नहाना होता है। नियति तुम्हें इंग्लिश क्यों नहीं आती? अगर तुम्हें इंग्लिश आती होती तो समर्थ तुमसे कभी दूर नहीं जाता। ये बोलते हुए उसे पुरानी बात याद आने लगी, पर तभी पुरानी बातों के बीच उसे अधम की दी हुई वार्निंग भी याद आई और वो जल्दी से अपना सिर झटक कर बाथरूम में अंदर तक आ गई। उसने जैसे ही अंदर के एडवांस सिस्टम को देखा वो सोच में पड़ गई। नियति ने बाथरूम के एडवांस सिस्टम को देखते हुए खुद से कहा, है भगवान, ये सब क्या है? इनमें से पानी किसमें से निकलेगा? आस्था के घर में नॉर्मली टैप वाला सिस्टम था और बीस्ट विला में सब अलग था। जिस कमरे में अभ्रम ने नियति को पहले रखा था उसके बाथरूम में भी एडवांस सिस्टम था, पर साथ ही एक नॉर्मल टैप भी था। पर अभ्रम का बाथरूम रूम सबसे अलग था। उसके बाथरूम में सब एडवांस था। वो कौन सा बटन प्रेस करें, किस टैप को ऑन करें? इसी कंफ्यूजन में नियति ने आगे बढ़कर उसे जो भी समझ आ रहा था उसने अपनी समझ से एक एक कर सभी टैप को इधर उधर घुमाकर ऑन कर दिया। टैप के ऑन होते ही उसके ऊपर पानी की बरसात होने लगी। हर तरफ से पानी गिर रहा था। ये देखकर उसने जल्दी से 2-3 टैप को बंद कर दिया। फिर गहरी गहरी सांस लेते हुए कमर पर हाथ रखकर बोली, ये शहरी लोग और उनकी गंदी आदतें। गांव में तो लोग 2 बाल्टी पानी से नहा भी लेते हैं और कपड़े भी धो लेते हैं, पर यहाँ के लोग कितना सारा पानी बर्बाद करते हैं। गंगा मैया इन सब से रुष्ट हो जाएंगी और जब गंगा मैया का प्रकोप इन पर पड़ेगा ना, तब उन्हें उनकी नानी याद आएगी। नियति ने जैसे तैसे शॉवल लिया और एक हाथ से अपना सिर पीटते हुए बोली, है भगवान, मैं तो कपड़े लाना ही भूल गई, अब बाहर कैसे जाऊंगी? नियति मुंह बनाकर चारों तरफ देखने लगी, तभी उसकी नजर हैंकर में टंगे बाथरोब पर गई। उसने बाथरूम लिया और उसे देखते हुए बोली, ये क्या है? वो जानवर क्या नहाने के बाद यही पहनता है? वो अभी खुद से बात कर ही रही थी, तभी बाथरूम के दरवाजे पर अभ्रम ने नॉक करते हुए कहा, तुम्हारे कपड़े बेड पर रखे हैं, चेंज कर लेना, मैं जा रहा हूँ। ये सुनते ही नियति खुश हो गई। उसने बाथरोब पहना और बाथरूम का दरवाजा हल्का सा खोलकर रूम में देखा। अधम पूरे रूम में कहीं नहीं था। ये देखकर उसने खुद से कहा, लगता है जानवर चला गया, इससे पहले वो वापस आ जाए। नियति तुम जल्दी से अपने कपड़े पहन लो। उद्धरण चिन्ह। वो बाथरूम से बाहर आई और बेड पर रखी कैरी बैग से कपड़े निकाल कर देखने लगी। वहीं अभ्रम हॉल में सोफे पर बैठा था। उसके सामने घर के सभी सर्वेंट थे। आस्था, शीला, स्नेहा सभी थे। उन्हें देखते हुए अभ्रम ने अपनी कर्कश आवाज में कहा, वो कौन है जिसने शादी की न्यूज मीडिया में दी? ये सुनकर सभी चौंक गए। अभ्रम की नजरें बारीकी से सभी को देख रही थी। तभी उसने आगे कहा, खुद से सामने आ जाओ तो सजा शायद थोड़ी कम हो जाए, पर अगर मैंने उसे ढूंढा तो सीधा मौत मिलेगी। ये सुनकर सभी के रीढ़ को हड्डी तक कांप गई। अभ्रम ने टाइगर की तरफ देख उसे आंखों से कुछ इशारा किया तो उसने भी सिर हिला दिया। अभ्रम उठकर चला गया। उसके जाने के बाद टाइगर ने सबको समझाया, कोई भी वसुंधरा के सामने अभ्रम की शादी का सच नहीं बोलेगा। सबने उसकी बात पर हाँ में सिर हिला दिया और अपने अपने काम में लग गए। शीला के होठों पर तिरछी मुस्कान थी। वही जब अभ्रम वापस अपने रूम में गया तो उसने बिना नॉक किए ही डोर ओपन कर दिया। अचानक दरवाजा खुलने से नियति जो मिरर के सामने खड़ी साड़ी पहन रही थी, वो आवाज सुनकर अचानक ही पीछे मुड़ी। अभ्रम को सामने देखकर वो चौंक गई। उसने जल्दी से अपने हाथ में पकड़े साड़ी के पल्लू को पहन लिया। वही कुछ सेकंड तक अभ्रम भी उसे देखता रहा, पर जल्दी ही उसने अपनी नजरें फेरते हुए रूम में दूसरी तरफ चला गया। नियति उसे घूरते हुए मन में बोली, बदतमीज कहो तो इस जानवर को बुरा लग जाता है, पर हरकतें तो बदतमीजी वाली ही हैं। ये बात इन्हें समझ क्यों नहीं आती? नियति बोलते हुए अधम को घूर रही थी। वहीं अभ्रम को किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने बेड साइड टेबल पर रखी अपनी रिस्ट वॉच उठाए और उसे पहनते हुए कहा, 5 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से रेडी होकर आओ। अपनी बात कहते हुए वो रूम से चला गया। वहीं नियति उसे जाते हुए देखकर बोली, ये ऐसे हैं तो पता नहीं इनकी माँ कैसी होगी। विला के बाहर वही पॉश कार आकर रुकी जिसमें वसुंधरा बैठी थी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और वसुंधरा कार से निकलकर अंदर जाने लगी।
अब्रम के हॉल में आने की टाइमिंग और वसुंधरा के पहुंचने की टाइमिंग एक ही थी। जैसे ही वसुंधरा ने अपने सामने खड़े अधम को देखा तो वो तेज कदमों से उसके पास गई और उसके चेहरे और कंधे को टटोलत हुई चिंता भरी आवाज में बोली, अब्रम मेरे बच्चे, ये किसने किया? कौन था वो जिसने ब्लास्ट किया? मेरे बच्चे, तू ठीक तो है ना? अब्रम ने उसके हाथों को पकड़ नीचे करते हुए कहा, मॉम मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। वसुंधरा फिर से उसके चेहरे को छूते हुए बोली, तू ठीक है? ये तू बोल भी कैसे सकता है? तेरे सिर पर इतनी गहरी चोट लगी है और खुद को ठीक बोल रहा है। बता मुझे उसका नाम जिसने तुझ पर हमला किया, मैं उसे अपने हाथों से सजा दूंगी। अब्रम उसे बीच में रोकते हुए बोला, मॉम प्लीज काम डाउन, वो एक छोटा सा इंसिडेंट था ना, आई एम फाइन। पर अब तो नेक्स्ट मंथ आने वाली थी, इतनी जल्दी कैसे आ गई? वसुंधरा चिंता भरी आवाज में फिर बोली, तेरे साथ हुए हादसे की खबर सुनकर मैं कैसे न आती। जैसे ही मुझे पता चला तेरे साथ हादसा हुआ है, मेरा दिल तुझे देखने के लिए तड़प उठा बेटा, और मैं तुझे देखने के लिए भागी भागी चली आई। बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। माया जस्ट वसुंधरा के पीछे खड़ी थी, शीला भी उनसे कुछ दूरी पर खड़ी सब देख सुन रही थी। तभी अब्रम से बातें करते हुए वसुंधरा की नज़र उसके पीछे से चली आ रही नियति पर गई, और वो नियति को देखकर अब्रम से बोली, ये लड़की, इसका मतलब न्यूज़ फेक नहीं है, तूने सच में शादी कर ली? वसुंधरा की आंखों में हैरानी के भाव थे। वहीं शीला ये सुनकर खुद से बोली, अब आएगा मजा, जब इस लड़की को धक्के मारकर घर से बाहर निकाला जाएगा। अब्रम ने वसुंधरा की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ। ये कहकर उसने गर्दन घुमाकर नियति को अपने पास आने का इशारा किया, तो वो बिना कुछ कहे उसके पास चली गई। फिर अब्रम ने उसे वसुंधरा से मिलवाया तो वो नियति को देखते हुए मन में बोली, वाकई खूबसूरती किसी को भी अपना गुलाम बना सकती है। तू कौन है? ये तो मैं नहीं जानती, पर तूने तो कमाल कर दिया, पत्थर को पिघलाने की हिम्मत की है तूने। फिर वसुंधरा ने अपने ख्यालों से बाहर आकर नियति के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत। देखो मैं जानती हूँ मेरा बेटा कैसा है, पर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ, क्या तुमने ये शादी अपनी मर्जी से की है? तुम इस शादी से खुश तो हो ना? नियति ने एक नज़र अब्रम को देखा तो वो उसे ही पुर रहा था और अपनी आंखों से ही वार्निंग दे रहा था, तारांकन अगर तुमने कुछ भी एक्स्ट्रा कहा तो टर्टल याद रखना सजा मिलेगी। नियति उसकी नज़रों की धमकी को समझ रही थी। फिर उसने जल्दी से नजरें फेरी और वसुंधरा की तरफ देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया। तभी अब्रम ने वसुंधरा का हाथ पकड़ उसे सोफे पर बिठाते हुए कहा, मॉम आप बताए, क्या आप खुश है? वसुंधरा ने प्यार से अब्रम के गाल को छुआ और मुस्कुराते हुए बोली, मेरे बेटे ने शादी कर ली, अपना घर बसा लिया, पुरानी बातों को भूलकर वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, तो मैं खुश कैसे नहीं होंगी? मैं बहुत खुश हूँ बेटा। ये सुनते ही शीला चौंक उठी और मन में बोली, ये क्या हो गया? मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया? खोदा पहाड़ और निकली चूहियां। मुझे तो लगा था मेम साहब आते ही शशिकला बन जाएगी और खूब ड्रामा करेगी, पर ये तो निरूपा रॉय बनकर प्यार लुटा रही है। ये सब देखकर शीला ने मुंह बना लिया और बेमन से सभी को देखने लगी। वहीं माया भी नियति को देखते हुए मन में बोली, तुम तो बहुत चालाक निकली। समुद्र में इतनी सारी मछलियां थी पर तुमने तो सीधा शार्क पर हमला किया और उसे अपना बना लिया। इंटरेस्टिंग, तुम्हारे साथ खेलने में मजा आएगा। वहीं अधम से बात कर वसुंधरा नियति के पास गई और उसे देखते हुए बोली, तुम्हारी सूरत तो मैंने देख ली, अब जरा अपने हाथों का स्वाद भी चखा दो। देखिए तो जरा तुम्हारे अंदर और कितने गुण हैं, सिर्फ खूबसूरत हो या हाथों में जादू भी है। फिर होठों पर फीकी मुस्कान सजाए वसुंधरा आगे बोली, नई बहू हूँ, रसोई की रस्म नहीं करोगी? तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना? नियति ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया तो वसुंधरा आगे बोली, तो जाओ किचन में जाकर हम सबके लिए खाना बनाओ, आज हम सब तुम्हारे हाथों का खाना खाएंगे। नियति ने इस बार भी कुछ न कहते हुए हो में सिर हिला दिया। वसुंधरा ने शीला को आवाज देते हुए कहा, शीला। उसकी आवाज देते ही शीला जो वहीं खड़ी थी वो फौरन ही उसके पास चली गई। जी मेम साहब, वसुंधरा बोली, नियति को किचन में ले जाओ, आज हम सबका खाना नियति बनाएगी। शीला उसकी बात पर सिर हिलाते हुए नियति को अपने साथ किचन में ले गई। उनके जाने के बाद वसुंधरा ने अब्रम की तरफ देख कहा, अब तूने शादी कर ही ली है तो उसे खुश रखना। अधम ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया और वसुंधरा से बोला, मॉम मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं नाइट में आपसे बात करता हूँ। अपनी बात कहकर वो जाने लगा तो वसुंधरा उसे रोकते हुए बोली, तू कहीं नहीं जाएगा, आज नियति की पहली रसोई की रस्म है और तू ऑफिस जाने की बात कर रहा है। मॉम, अश्वम ने कुछ बोलना चाहा तो इस बार भी वसुंधरा ने उसे टोकते हुए कहा, मैंने कह दिया ना तू आज कहीं नहीं जाएगा, जा अपने कमरे में जा और थोड़ी देर बाद मुझसे डाइनिंग टेबल पर मिल, हम साथ में खाना खाएंगे। उसकी बात पर अब्रम ने आगे कुछ नहीं कहा और ओके बोलकर अपने कमरे में चला गया। उसके जाने के बाद वसुंधरा ने माया की तरफ देख कहा, माया तुम भी रुक जाओ, नियति के हाथ का खाना खाकर जाना। उसने ओके मेम कहा और होले से मुस्कुरा दी। फिर वसुंधरा अपने कमरे में फ्रेश होने चली गई। अब वहां पर कोई नहीं था। माया ने चारों तरफ देखा और किसी को न देखकर तिरछा मुस्कुराते हुए खुद से बोली,
सुपु अगल आज सब तुम्हारे हाथों का खाना खाएंगे। कैसा हो अगर तुम्हारे हाथ का बना खाना कोई चाह कर भी ना खा पाए। माया के होठों पर डेविल स्माइल थी और दिमाग में कोई शातिर चाल। वही विला के ही एक दूसरे कमरे में टाइगर और जगुआ दोनों स्नेहा से पूछताछ कर रहे थे। टाइगर ने कहा, बताइए स्नेहा आंटी, आपने बीस्ट की शादी की न्यूज़ बाहर क्यों फैलाई। स्नेहा को देखते हुए जगुआ भी बोला, आंटी हमारी बात मानिए और हमसे सच कहिए, नहीं तो बीस्ट ने आपसे पूछताछ की तो फिर आप उन्हें झेल नहीं पाएंगी। स्नेहा दोनों को देखकर डर रही थी। वो डर और घबराहट में अपने हाथों को आपस में रगड़ रही थी। उसके चेहरे और आंखों से डर झलक रहा था। तभी वो रुआंसी आवाज में बोली, नहीं बेटा, मैंने ये बात किसी से नहीं की। टाइगर फिर बोला, बीस्ट को आप पर शक है और आप जानती हैं बीस्ट बेवजह किसी पर शक नहीं करते। उनकी नज़रों से कुछ नहीं छुपता और अगर उन्होंने कहा है ये बात आपने ही बाहर फैलाई है तो उन्होंने ये कुछ सोचकर ही कहा है। अब जल्दी से बताएं आपने ये बात मीडिया वालों को क्यों बताई। उद्धरण चिन्ह। टाइगर और जगुआ की बात सुनकर स्नेहा रोते हुए बोली, मैंने ये बात मीडिया को नहीं बताई, बस घर जाकर अपने पति से कहा था। साहब ने शादी कर ली है, अब साहब का अकेलापन दूर हो जाएगा और वो भी खुश रहेंगे। ये सुनकर दोनों चौंक गए। जगुआ ने सोचते हुए कहा, इसका मतलब आंटी के हस्बैंड के जरिए ही मीडिया वालों तक ये खबर गई होगी। पर कैसे। जगुआ की बात सुनकर टाइगर ने स्नेहा से पूछा, आंटी आपके हस्बैंड इस वक्त कहाँ होंगे। स्नेहा टाइगर से नजरें चुराने लगी। उसे नजरें चुराते देखकर जगुआ बोला, प्लीज आंटी बताइए। स्नेहा डरते हुए धीमी आवाज में नजरें चुराते हुए बोली, वो और कहाँ होगा साहब, उसका एक ही काम है सुबह से शाम तक बार में बैठकर पीते रहना। ये सुनकर दोनों की भौहें तंग गई और टाइगर ने पूछा, आप उस बार का नाम जानती है। स्नेहा ने उसकी तरफ देख कहा, शाम गुलाबी बार। बार का नाम सुनकर जगुआ ने सोचते हुए कहा, नाम से ही पता चल रहा है वो किस टाइप का बार होगा और वहाँ कैसे लोग आते होंगे। उसकी बात पर टाइगर बोला, वो बार कैसा भी हो, हमें वहां जाना होगा और पता करना होगा क्या हुआ था। उधर वसुंधरा अपने कमरे में पहुंचकर गुस्से में अपना बैग बेड पर फेंकते हुए बोली, अभरम तू अपनी माँ से झूठ बोल रहा है। तुझे क्या लगा तू मुझे सच नहीं बताएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा। इस विला में जो कुछ भी होता है उसकी पल पल की खबर मुझे रहती है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तू झूठ क्यों बोल रहा है, पर अब मजा आएगा तेरे साथ खेलने में। तू अपनी शादी का सच छुपा और मैं उसी सच को बाहर लाऊंगी। मैं भी देखती हूँ तू कब तक मुझसे सच छुपा पाता है। फिर बैग पर बैठते हुए वो आगे बोली, एक तो ये लड़की इतनी खूबसूरत है, पर ये लड़की है कौन, कहाँ से आई है, किस मकसद से आई है, मुझे पता करना होगा। वही किचन में नियति सबके लिए खाना बना रही थी। आस्था भी वही खड़ी उसे चीज़ों के बारे में बता रही थी, कौन सी चीज़ कहाँ रखी है और किसको खाने में क्या खाना पसंद है। जब आस्था ने उसे अब्रम की पसंद के बारे में बताया तो नियति मुंह बनाकर मन में बोली, एक तो ये जानवर मुझे इतना परेशान करता है और मैं उसी के लिए खाना बना रही हूँ। मन तो कर रहा है इस खाने में जहर मिलाकर उसे खिला दूं, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। नियति को सोच में डूबा देखकर आस्था जल्दी से बोली, क्या कर रही हो बेटा, खाना जल जाएगा, ध्यान से बनाओ। अगर खाने में स्वाद नहीं हुआ तो मेम साहब नहीं खाएंगी और साहब तो खाना ही उठाकर फेंक देंगे। आस्था की बात सुनकर नियति बोली, ये बड़े लोग और उनके अजीब से शौक, करे हम इंसान ही तो हैं, गलती इंसान से ही होती है, कोई जानबूझकर तो खाना जलाएगा नहीं या बेस्वाद खाना बनाएगा, हो जाता है कभी कभी ऊपर नीचे। इस बात पर आस्था मुस्कुराते हुए बोली, पर बेटा यहाँ ऊपर नीचे नहीं देखा जाता, यहाँ हर चीज में परिपक्वता देखी जाती है। नियति फिर कुछ नहीं कहा और सिर हिला दिया। फिर खाना तैयार होने के बाद आस्था ने उससे कहा, जाओ बेटा हाथ मुंह धो फिर खाना लगा देना। ठीक है माँ। उद्धरण चिन्ह। ये बोल नियति अपने कमरे में चली गई। वो जब कमरे में आई तो उसने देखा अभरम सोफे पर बैठा लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। ये देखकर नियति मुंह बनाते हुए बोली, काश कि कुछ ऐसा हो जाए, ये कभी इस जगह से उठे ही न, यहीं बैठे रहे बिल्कुल एक मूर्त की तरह, क्योंकि ये जब भी मुंह खोलेंगे मुझे धमकी ही देंगे। नियति उसे देखते हुए मन ही मन उसे कोस रही थी। वहीं अब्रम ने उसकी प्रेजेंस को फील कर लिया था और उसने बिना उसकी तरफ देखे लैपटॉप में नजरें गड़ाए हुए ही कहा, टर्टल मुझे ऐसे मत देखो, तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, पर मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ। ये बोलते हुए उसने नियति की तरफ देखा जो हैरानी से उसे मुंह खोले उसे ही देख रही थी। फिर अब्रम ने उसे देखते हुए और अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, मैं जो बोलता हूँ वो करके भी दिखाता हूँ। बोलते हुए वो उठने लगा, पर इससे पहले कि वो पूरी तरह उठ पाता नियति डरकर क्लोजेट रूम में घुस गई। वो अब्रम से डरकर इस तरह गायब हुई थी कि जैसे चूहा बिल्ली को देखकर अपने बिल में छुप जाता है। उसे इस तरह भागते देखकर अब्रम न चाहते हुए भी तिरछा मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद सर्वेंट की मदद से नियति ने टेबल पर खाना लगाया। वसुंधरा ने खाने की स्मेल लेकर कहा, नियति खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, खाने की आई होप खाना भी उतना ही टेस्टी बना हूँ। उसकी बात पर नियति होले से मुस्कुरा दी और फिर सभी अपनी चेयर पर बैठ गए। वसुंधरा भी नियति को एक नज़र देखकर अपनी जगह बैठ गई। उसके बगल ही माया बैठी थी, उसके चेहरे पर सरकास्टिक स्माइल थी। वहीं अभरम ने अपनी चेयर पर बैठते हुए कहा, आस्था आंटी मेरा खाना कहाँ है।
ये कहते हुए उसने आस्था को ढूंढा पर उसे आस्था वहां नहीं दिखी। वो कुछ कहता कि उससे पहले ही वसुंधरा ने कहा, आज भी तू आस्था के हाथों का खाना खाएगा। अरे पहली बार तेरी बीवी ने कुछ बनाया है तो उसके हाथ का बना खाना खाना। एक बार उसके हाथ का स्वाद तो चख ले। आस्था के हाथ का बना खाना तो तू रोज ही खाता है। अधम ने कहा, पर मॉम आप जानते हैं ना, मैं बचपन से आंटी के हाथ का बना खाना ही खाता आया हूँ। वसुंधरा बोली, हाँ जानती हूँ, पर तू अब बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया है। फिर वो नियति की तरफ देख बोली, नियति अब्रम को खाना सर्व करो। नियति ने हाँ में सिर हिलाया और अब्रम के पास जाते हुए मन में बोली, ओह तो इस जानवर का नाम अब्रम है। मुझे तो लगा था इसका असली नाम भी जानवर ही होगा। खुद से बात कर वो धीरे से मुस्कुराए। अब्रम की नजरें उस पर ही टिकी थी। वो नियति को मुस्कुराते देखकर चिढ़ गया था। उसे लग रहा था जैसे वो उस पर ही हंस रही हूँ। वो जैसे ही उसके पास गई, अब्रम ने टेबल के नीचे से ही उसका हाथ पकड़ लिया। उसने नियति के हाथ को इतनी कसकर पकड़ हुआ था कि उसे लग रहा था जैसे आज उसके हाथ की सारी हड्डियां टूट ही जाएगी। वो उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी पर अब्रम की ताकत के सामने उसकी कोशिश नाकाम रही। उसने भीगी आंखों से अब्रम की तरफ देखा तो वो उसे देखकर तिरछा मुस्कुरा रहा था, जैसे कह रहा हो, मुझ पर हंसने की सजा तो तुम्हें मिलेगी ही टर्टल। दर्द की वजह से नियति की आंखों में आंसू आ गए थे। अब्रम की नजरें उस पर ही टिकी थीं। उसकी आंखों में आंसू देखकर उसने जल्दी से उसका हाथ छोड़ दिया। नियति ने जल्दी से खुद को संभाला और टेबल पर से एक डिश उठा लिया। उसने जैसे ही डिश पर से ढक्कन हटाया, उसकी चीख निकल गई और उसके हाथ से डिश छूटकर नीचे गिर गई। ये देखकर सब चौंक गए। अब्रम ने नियति को घूरते हुए कहा, ये क्या हरकत थी। नियति पहले ही डरी हुई थी। अब्रम के गुस्से में बोलने से वो डर गई। तभी वसुंधरा ने अब्रम को समझाते हुए कहा, अब्रम गुस्सा करने से पहले उसकी बात सुन लो। फिर उसने नियति की तरफ देख आगे कहा, बताओ नियति तुमने ऐसे रिएक्ट क्यों किया। उद्धरण चिन्ह। वसुंधरा के पूछने पर उसने डरते हुए जमीन पर गिरे खाने की तरफ इशारा करते हुए कहा, छी छी छिपकली। खाने में छिपकली थी। ये सुनते ही सभी चौंक गए और खाने को देखकर हैरानी से मुंह बनाने लगे। खाने में छिपकली का नाम सुनकर सभी को हैरानी के साथ साथ घिन भी आ रही थी। वहीं उसकी बात पर वसुंधरा चौंकते हुए बोली, क्या खाने में छिपकली, पर ये कैसे हो सकता है। कहते हुए वसुंधरा ने एक नज़र शीला की तरफ देखा तो उसने जल्दी से सिर हिला दिया, जैसे कह रही हो ये काम उसका नहीं है। वही वसुंधरा भी सोचने लगी और मन ही मन खुद से बोली, मैंने तो ये नहीं किया, न शीला ने किया, फिर ये किसने किया। फिर भी वो शीला पर चिल्लाती हुई बोली, शीला किसने किया ये सब। तुम कहाँ थी जब खाना बन रहा था। शीला घबराते हुए बोली, मैडम खाना बनाते वक्त तो मैं किचन में ही भी, मैंने कुछ नहीं देखा। उसके बगल में खड़ी माया तिरछा मुस्कुरा रही थी। उसे ये सब देखकर मजा आ रहा था। अब्रम बिना कुछ कहे नियति को गुस्से में दूर कर जाने लगा तो उसे जाते देखकर वसुंधरा बोली, अब्रम कहाँ जा रहे हो, रुको। इतना सुनते ही अब्रम रुक गया। तभी वसुंधरा उसके पास आकर बोली, अब्रम नियति को उसका नेक देकर जाओ। इस बात पर अब्रम उसे सवालिया नजरों से देखने लगा तो वसुंधरा उसे समझाते हुए बोली, देखो बेटा अब खाने में छिपकली गिर गई तो उसमें नियति का क्या दोष, उसने तो कितनी मेहनत से खाना बनाया था, इसके लिए उसे नेक तो मिलना ही चाहिए। और वैसे भी वो नियति का हक है, नई बहू को उसकी पहली रसोई पर उसके ससुराल वाले नेक देते हैं, चल दे उसे कोई अच्छा सा गिफ्ट। उसकी बात सुनकर अब्रम ने तिरछी नजरों से नियति को देखा तो वो डरी सहमी पलकें झुकाए खड़ी थी। फिर उससे नजरें हटाकर अब्रम ने वसुंधरा की बात पर अपनी ठंडी आवाज में कहा, मॉम मैं उसे गिफ्ट बाद में दे दूंगा। वसुंधरा जिद करते हुए बोली, नहीं बाद में नहीं, तू अभी ही नियति को गिफ्ट देगा। इस बात पर अब्रम बोला, पर मॉम मेरे पास अभी कोई गिफ्ट नहीं है। फिर वसुंधरा उसके गले की चेन को दिखाते हुए बोली, ये है तो तेरी चेन, जब तक तू नियति के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट नहीं ले आता तब तक के लिए ये नियति को दे दे, वो तेरे इस तोहफे को संभाल कर रखेगी। ये सुनते ही अब्रम ने गुस्से में अपनी मुट्ठी को भींच लिया और तिरछी नजरों से नियति को देखा तो वो उसे ही देख रही थी। अब्रम से नजरें मिलते ही उसने जल्दी से अपनी पलकें झुका ली और मन में बोली, मुझे नहीं चाहिए इनसे कोई गिफ्ट। एक तो पता नहीं कहाँ से खाने में छिपकली आ गई और ऊपर से इस जानवर का गुस्सा, कोई मुझे इनसे बचा ले, यही मेरे लिए सबसे अच्छा गिफ्ट होगा। तभी वसुंधरा ने अब्रम और नियति के बीच खड़े होते हुए कहा, इतना क्या सोच रहा है, तेरे ही वाइफ हैं, बाद में कोई अच्छा सा गिफ्ट देकर इसे वापस ले लेना। और देख नियति का गला भी सुना है, वो दुल्हन है और नई दुल्हन के गले में मंगलसूत्र न हो तो उसे अपशगुन माना जाता है। तेरी ये चेन गिफ्ट और मंगलसूत्र दोनों की ही भरपाई कर देंगी। चल अब निकाल इसे और पहना दे नियति को। उद्धरण चिन्ह। ये बोल वसुंधरा अब्रम को देखते हुए मन में बोली, मैं भी देखती हूँ तू कितना खुद को रोकता है। अपने गुस्से को बाहर निकाल और दिखा इस शादी का असली सच। कह दे कि ये एक नकली शादी है। मैं जानती हूँ अब्रम ये चेन तेरे लिए क्या मायने रखती है, तू इसे कभी भी खुद से दूर नहीं करता, फिर इसे नियति को कैसे दे सकता है। वसुंधरा के होठों पर एक कुटिल मुस्कान आ गई थी।
उसकी आंखें अधम का गुस्सा देखने के लिए बेताब थीं। वहीं माया भी अब्रम और नियति को घूर कर देख रही थी। पर तभी अब्रम नियति के पास गया और उसे देखते हुए ही वो अपने गले से चेन निकालने लगा। उसने चेन निकालकर जैसे ही नियति के गले में पहनाने लगा तो उसकी झुकी पलकें एकदम से उठी और उसकी आंखें अब्रम की आंखों से जा मिली। वो हैरानी से अचम को देख रही थी। वहीं अब्रम अपनी ठंडी निगाहों से उसे देखे जा रहा था। उसने नियति की आंखों में देखते हुए ही उसके गले में अपनी चेन पहनाने लगा और उसे देखते हुए ही मन में बोला, टर्टल यू डोंट नो तुम्हें मैं क्या दे रहा हूँ। अगर इस चेन को कुछ हुआ तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। फिर वो उसे चेन पहना कर एक पल भी वहां नहीं रुका और सीधा अपने कमरे में चला गया। जब अब्रम उसे चेन पहना रहा था इस बीच माया की आंखें दोनों को ही घूर रही थी। उसने गुस्से में टेबल से फॉक को उठा लिया और कसकर अपनी मुट्ठी में भींच लिया था। फॉक उसके हाथ में चुभ गया था और उसके हाथ से खून निकलने लगा था। उसने नियति के गले में पड़ी चेन को देखते हुए मन में कहा, ये मेरी है, इसे तो मैं तुमसे लेकर रहूंगी। बीस्ट की हर चीज पर और उस पर सिर्फ मेरा हक होगा। बहुत जल्द मैं तुमसे ये सब छीन लूंगी नियति। उद्धरण चिन्ह। वही वसुंधरा नियति के पास आई और उसे देखते हुए मुस्कुराकर बोली, बहुत अच्छी लग रही है तुम पर ये चेन। ये कहकर उसने एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स नियति को देते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारी पहली रसोई का गिफ्ट। नियति हिचकिचाते हुए बोली, नहीं मुझे नहीं चाहिए। वसुंधरा ने उसे समझाते हुए कहा, ये तुम्हारा हक है, इसे ले लो। उसके फोन करने पर नियति ने उसके हाथ से बॉक्स ले लिया तो वसुंधरा ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, लंच तो नहीं किया, पर डिनर तुम्हारे हाथ का ही खाऊंगी। जहां वसुंधरा की बात पर नियति मुस्कुरा रही थी तो वहीं माया ने सरकास्टिकली मुस्कुराते हुए खुद से कहा, मेरा काम तो हो गया, अब तुम खाना कैसा भी बनाओ, अच्छा या बुरा, बीस्ट तुम्हारे हाथ का खाना अब कभी नहीं खाएगा। खुद से ही बात करते हुए माया थोड़ी देर पहले की घटना को याद करने लगी। नियति जैसे ही खाना बनाकर किचन से निकली उसके जाने के तुरंत बाद माया किचन में आई और उसने अपने बैग से एक पैकेट निकाला और छिपकली को खाने में डाल दिया। उस लम्हे को याद कर माया की मुस्कान और गहरी हो गई। वहीं दूसरी विमला के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। लगातार बजते डोरबेल से विमला डोर के पास आते हुए बोली, अब का दरवाजा तोड़कर ही अंदर घुस जाओगे? अरे थोड़ा सब्र करो, दरवाजा खोलने ही आ रही हूँ। ये बोलकर विमला ने दरवाजा खोला तो दरवाजे के खुलते ही दनादन 4-5 आदमी घर में घुसते चले आए। उन आदमियों को देखकर विमला का गला सूख गया, उसकी आंखें फट गई थीं। उसने डर का घुट जबरदस्ती अपने गले से नीचे उतारते हुए कहा, कौन हो तुम सब? ही काहे आए हो? उनके हाथ में गन देखकर विमला और डर गई थी। तभी उन 5 आदमियों में से एक ने कहा, का विमला ताई हम सबको भूल गई, जानत नहीं हो हम सब कौन हैं? यादाश्त कमजोर है तो कहो याद दिला देते हैं। ये कहते हुए उसने अपनी कतार निकालकर विमला की गर्दन पर लगा दिया। एक बार फिर विमला ने डर का घुट अपने गले से उतारा और अटकते हुए बोली, देखो हमारी बात सुनो, शायद तुम लोगन को कोई गलतफहमी हुई है। हम लोग वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। हम तो सीधे सादे लोग हैं, सादगी से जीवन जीते हैं, किसी से हमारा झगड़ा लड़ाई भी नहीं होता। उसकी बात से फ्रस्ट्रेट होकर वो आदमी बोला, देखो विमला ताई, हमको बुड़बक ना समझो, न अपनी होशियारी हमको दिखाओ, सीधे सीधे बता दो बेला कहाँ है? साला जब से दिल्ली आए हैं दिल्ली की सड़कों पर कुत्तों की तरह भटक रहे हैं, पर हमको वो बेला का कुछ पता ही नहीं चल रहा। ठाकुर साहब गांव में उसके इंतजार में बैठे हैं, अब जल्दी से हमको बता दो बेला कहाँ है। हम तुमको और तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं करेंगे। उसकी बात पर विमला डरते हुए बोली, देखो बेटा, हमें नहीं पता वो बेला कहाँ है, अगर यहाँ आई होती तो हम तुमको जरूर बताते। ये सुनकर वो आदमी गुस्से में बोला, तुमको तो हम। उसने अभी इतना कहा ही था कि तभी उसके दूसरे आदमी ने कहा, कल लाखन भैया, इससे बतियाए काहे रहे हों, सीधा कटार घुसाई दो, खून के साथ सच भी बाहर आ जाएगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर लाखन बोला, तू सही कह रहा है झुमरू, अब यही करना होगा। लाखन तिरछा मुस्कुराया और अपनी कतार पर हाथ फिराते हुए विमला से बोला, का विमला ताई का कहती हूँ, घुसाई दे और सारा मालपुआ सब बाहर निकाल ले। विमला दोनों की बात सुनकर डर गई थी। उसने दोनों हाथ सामने कर उन्हें हिलाते हुए बोली, अरे नहीं नहीं लाखन, तुम तो हमरे बेटे जैसे हो, अपनी विमला ताई को मारकर तुमको का मिलेगा? लाखन बोला, तो तुमको जिंदा छोड़कर हमको का मिलेगा? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर विमला तपाक से बोली, बेला, तुमको बेला मिलेगी। उसकी बात सुनते ही लाखन की मुस्कान और गहरी हो गई। झुमरू भी चमकती आंखों से मुस्कुराया और मुंछू पर ताव देते हुए बोला, का लाखन भैया, हम कह रहे हैं नागी सीधी उंगली से नहीं, टेढ़ी उंगली से निकलत हैं। लाखन फिर से अपने भाव बदल कटार को विमला के चेहरे के पास ले गया और उसे डराते हुए बोला, देखो विमला ताई, अब ज्यादा नौटंकी न करो और फटाक से हमका बेला का पता बताई दो। तू साली को ढूंढते ढूंढते हमरी चप्पल तक घिस गई हैं। विमला डरते हुए बोली, देखो लाखन, हम तुम्हें सच सच बताते हैं, 1 महीना होने को आया तब बेला आई थी, पर हम उनको अपने घर में पनाह नहीं दिए, हम उसी दिन उनको घर से निकाल दिए। अब हमको भी नहीं पता वो कहाँ हैं।
विमला की पूरी बात सुनकर लाखन का पारा हाई हो गया और वो कटार को विमला के और नजदीक ले जाकर दांत पीसकर बोला, ए विमला, ताई कहानी नहीं सुननी हमको, पता बता होगा। विमला लाखन के पैरों में गिर गई और उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी। उसे रोता गिड़गिड़ाता देखकर लाखन ने उसे एक लात मारी तो वो दूर जा गिरी। लाखन उसके पास गया और बोला, देख विमला ताई, अभी हम तो का छोड़त है, पर अगर हमको बेला नहीं मिली तो हम फिर वापस आएंगे। विमला दोनों हाथ जोड़कर फिर से उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी। लाखन झुमरू और अपने आदमियों के साथ उसे धमकी देकर चला गया। उनके जाने के बाद विमला गुस्से में बोली, अरे कीड़े पड़े उस बेला को। खुद तो भाग आई और अपने पीछे उस ठाकुर के गुंडों को भी ले आई। अब न जाने क्या होगा। आज तक विमला ने घाटे का सौदा नहीं किया, पर कहीं आज वो बेला की वजह से हम घाटे में न पड़ जाए। बस कैसे भी करके वो लाखन बेला को ढूंढ ले और उसे घसीट कर ले जाए, तब कहीं जाकर वो बेला से हमरा पीछा छूटेगा। वहीं उधर बीस्ट विला में नियति अपने रूम में बेड पर बैठी उसी बारे में सोच रही थी। आखिर उसके खाने में छिपकली कहाँ से आई। उसे अच्छे से याद था, उसने खाना बनाकर चखा भी था और खाना अच्छा था, फिर अचानक से छिपकली का खाने में निकलना, ये बात उसे समझ नहीं आ रही थी। वो अभी इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी अब्रम रूम में एंटर हुआ और उसकी आहट ने नियति का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वो उसे देखने लगी। वही अब्रम की नजरें अपने फ़ोन में थी और वो अपने फ़ोन को यूज़ करते हुए रूम में अंदर तक आ गया था। नियति उसे देखकर खुद से बोली, ये जानवर इतना चुप चुप क्यों है, क्या किसी ने इसकी बकरी चुरा ली। ठीक तभी अब्रम की पलकें उठी और उसने नियति को देखा। उसे देखकर अब्रम ने अपनी आईब्रो चढ़ाए और फिर उसकी तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर नियति बेड के क्राउन से और सत्तर बैठ गई। अब्रम उसके पास आया और उसके ऊपर झुकने लगा। उसने नियति के चिन को अपने एक हाथ से पकड़ा और उसके चेहरे को ऊपर कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, टर्टल, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आई वॉन्ट टू ईट यू टर्टल। बोलते हुए वो उसके होठों पर झुक रहा था, पर तभी नियति ने जोर से चिल्लाते हुए उसे धक्का दिया। नियति ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी और तेज तेज से सांसें ले रही थी। तभी उसके कानों में एक आवाज गई, आर यू ओके टर्टल। नियति ने आंखें खोली और सामने देखा तो अधम अभी भी वही खड़ा था और उसके हाथ में उसका फोन था और उसका दूसरा हाथ पेंट की जेब में था। नियति को समझने में देर नहीं लगी कि वो सपना देख रही थी। वो जल्दी से खुद को संभालते हुए उठी और बाहर चली गई। वहीं अब्रम को अपने सवाल का जवाब न मिलने पर गुस्सा आ गया था। उसने फोन को अपनी मुट्ठी में कसकर भींचा और खुद से बोला, टर्टल, तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकती। वहीं वसुंधरा अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर काट रही थी। वो सुबह की बातों के बारे में सोच रही थी। फिर सोचते हुए वो खुद से बोली, अब्रम, मुझे तो लगा था तुम खुद अपनी शादी का सच मुझसे कहोगे और मेरे सामने ही उसकी बेइज्जती करोगे, पर तुमने तो उसका साथ दिया। वो चेन जिसे तुम किसी को छूने भी नहीं देते, तुमने कितनी आसानी से मेरे एक बार कहने पर ही उस लड़की को पहना दी। क्या वो लड़की तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है। अभी वो खुद से बात कर ही रही थी कि इतने में ही जूस का ग्लास लिए शीला उसके दरवाजे पर नॉक करते हुए अंदर आई। वसुंधरा ने अपनी गुस्से भरी नजर उस पर डाली और उसके अंदर आते ही वसुंधरा दरवाजे को अंदर से बंद कर उसके सामने आकर बोली, उस लड़की के बारे में तूने मुझसे क्या कहा था। शीला पहले ही वसुंधरा के गुस्से को देखकर डरी हुई थी और अभी उसकी बातें सुनकर वो और डर गई थी। शीला के हाथ कांप रहे थे और इसी कपपाहट में उसके हाथ से जूस का गिलास छूट गया और नीचे गिरकर टूट गया। ये देखकर वसुंधरा ने उसके गाल पर एक थप्पड़ मारते हुए कहा, तुझसे एक काम भी सही से नहीं होता, तू किसी काम की नहीं है। मैंने तुझे यहाँ रखा ही क्यों है। चल, मैं अभी तुझे यहाँ से निकाल देती हूँ। शीला जल्दी से उसके पैरों में गिर गई और माफी मांगते हुए बोली, सॉरी मेम साहब, मुझसे गलती हो गई। वसुंधरा उसे टोंट मारते हुए बोली, तेरी सॉरी का मैं क्या करूंगी। मेरे बेटे ने उस दो कौड़ी की लड़की से शादी करके उसे मेरी बहू बना दिया और ये सब किसकी वजह से हुआ, तेरी वजह से। अगर तूने मुझे सही सही बताया होता तो मैं यहाँ बहुत पहले ही आ जाती। तूने कॉल पर क्या कहा था, वो लड़की मासूम है, बहुत सीधी है, बिना किसी गलती के अब्रम उस पर जुल्म करता है और अब वही सीधी सादी लड़की उसकी बीवी बन गई। अरे नौकरानी बनने की उसकी औकात नहीं थी और अब देखो मेरे घर की महारानी बनकर बैठ गई है और ये सब तेरी वजह से हुआ है। शीला, मैं तेरी जान ले लूंगी। वसुंधरा इतना बोलकर हौंफने लगी थी। वो जाकर अपनी आराम कुर्सी पर बैठ गई और लंबी लंबी सांस लेने लगी। शीला उसकी बात सुनकर डर गई थी। वो उठकर उसके पास गई और उसके पैरों के पास बैठकर बोली, मेम साहब, मैं तो सारी बातें आपको बता देती थी, जो भी होता था पल पल की खबर आपको देती थी। मुझे भी कहाँ पता था साहब उसे सजा देते देते एक दिन उससे शादी कर लेंगे। वसुंधरा उसे गुस्से में घूर कर देखने लगी तो शीला ने अपनी नजरें नीचे कर ली। तभी वसुंधरा ने सोचते हुए खुद से कहा, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जहां तक मैं जानती हूँ, सिर्फ एक शक की वजह से अधम उससे शादी नहीं कर सकता। कोई तो बात जरूर है, वरना अधम इतना बड़ा फैसला अकेले नहीं कर सकता। वो मुझसे एक बार पूछता जरूर, कोई तो वजह है जो उसने ये कदम उठाया। उसकी हाँ में हो मिलाते हुए शीला बोली, हाँ मेम साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उसकी बात ने एक बार फिर वसुंधरा का ध्यान उसकी ओर खींच लिया और वो शीला को गुस्से में घूरते हुए बोली,
पहले मुझे ये बता, तुझे जो मैंने अब्रम को देने के लिए कहा था वो तू उसे टाइम से दे रही थी या नहीं? ये सुनते ही शीला नजरें चुराने लगी और मन ही मन खुद से बोली, अब क्या कहूँ मैं मेम साहब से। जब से नियति आई है यहाँ इतना ड्रामा हुआ है कि मैं उन्हें वो देना तो भूल ही गई। इस पूरे महीने में अभी तक सिर्फ 2 बार ही दिया है। शीला को चुप देखकर वसुंधरा फिर बोली, तू चुप क्यों है? तू क्या उसे देना भूल गई थी? इस बात पर शीला जल्दी से बोली, अरे नहीं मेम साहब, मैं भूली नहीं थी, मैं तो उन्हें टाइम से देती थी पर अब उन पर उसका असर नहीं होता। शीला की बात पर वसुंधरा चौंकाते हुए बोली, क्या ये क्या बकवास कर रही है तू? शीला बोली, मेम साहब मैं सच कह रही हूँ। वसुंधरा उसकी बात सुनकर सोचने लगी और मन में ही खुद से बोली, मुझे इस बारे में उनसे बात करनी होगी। ऐसा कैसे हो सकता है? आज तक उसका अब्रम पर असर होता आया है और अब अचानक से उस पर असर होना बंद हो गया। कैसे? जहाँ एक तरफ वसुंधरा अपनी सोच में डूबी हुई थी वहीं दूसरी तरफ नियति किचन में सबके लिए खाना बना रही थी। वो चुपचाप खाना तैयार करने लगी। इस बार नियति हर खाने को बनाते वक्त काफी ध्यान दे रही थी और हर चीज ढककर पका रही थी और तैयार होते ही उसे फौरन ढक देती थी। थोड़ी देर में उसने खाना तैयार कर आस्था की मदद से खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। तब तक वसुंधरा भी आ गई थी। उसने स्पून उठाया और खाना खाने लगी। नियति डर रही थी ये सोचकर कि कहीं फिर से कोई गड़बड़ न हो उसके खाने में, पर जैसे ही वसुंधरा ने खाना चखा उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो नियति को देख मुस्कुराते हुए बोली, तुमने तो कमाल कर दिया, मैंने इतना टेस्टी खाना पहले कभी नहीं खाया। वेरी गुड, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। ये सुनकर नियति भी मुस्कुराने लगी। फिर अपना खाना खत्म कर वसुंधरा अपने कमरे में चली गई। जैसे ही शीला उसके कमरे में आई वसुंधरा उससे बोली, शीला कुछ करना होगा, ये लड़की तो सर्वगुण संपन्न है। वो तो अच्छा है अब्रम ने उसके हाथ का खाना नहीं खाया। शीला बीच में बोली, उसे अच्छा खाना बनाना आता है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं मेम साहब? वसुंधरा बोली, अब जो करना होगा हमें ही करना होगा। कहते हैं आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है और मैं नहीं चाहती वो लड़की अब्रम के दिल तक पहुंचे। अपनी बात पूरी कर वसुंधरा ने शीला को देखा तो उसने भी सिर हिला दिया जैसे वो समझ गई हो वसुंधरा क्या चाहती है। वहीं आस्था नियति से बात कर रही थी, तारांकन तुम देखना बेटा, जब साहब तुम्हारे हाथ का खाना खाएंगी तो मेरे हाथ का स्वाद भी भूल जाएंगे। अब जाओ साहब के लिए खाना ले जाओ, वो काम करके थक गए होंगे, उनका ख्याल तुम्हें ही रखना है। उसकी बात सुनकर नियति ने मुंह बना लिया और सिर हिलाकर किचन की तरफ जाते हुए खुद से बोली, क्या किस्मत है मेरी, जो मुझे सजा देता है उसी का ख्याल रखने के लिए सब मुझे बोलते हैं। नियति किचन में आई और अब्रम के लिए खाना लेकर रूम में चली गई। अब्रम काम कर रहा था। नियति ने टेबल पर एक साइड में खाना रख दिया। खाना देखकर अब्रम उठा और वॉशरूम में चला गया। फिर आकर चुपचाप अपना खाना खाने लगा। वहीं नियति बेड के पास चली गई। वो जैसे ही बैठने को हुई कि तभी अब्रम की कर्कश आवाज उसके कानों में गई। ये खाना किसने बनाया है? नियति उसकी आवाज सुनकर डर गई थी। उसने डरते हुए कहा, मैंने बनाया है। अधम ने उसे घूर कर देखा और बोला, यहाँ आओ। नियति धीमे कदमों से उसके पास गई। अधम ने उसका हाथ खींचकर उसे अपने बगल बैठा लिया और जबरदस्ती उसके मुंह में खाना डालते हुए बोला, तुमने बनाया है तो अब इस जहर को तुम ही खाओ। खाने में बहुत ज्यादा मिर्च थी। नियति सोच में पड़ गई कि नीचे तो सबने उसके खाने की तारीफ की थी, फिर अचानक खाने में इतनी मिर्ची कैसे आ गई। वही अब्रम को लग रहा था नियति ने जानबूझकर उसके खाने में मिर्च मिलाई है, इसलिए वो उसे ये खाना खिला रहा था। मिर्ची लगने की वजह से नियति की जुबान जल रही थी और आंखों से भी पानी बह रहा था। उसने जैसे ही टेबल पर रखा पानी लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया कि अब्रम ने पानी का ग्लास हटा लिया और उसे तड़पने दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर अब्रम को उस पर तरस नहीं आ रहा था। उसने जबरदस्ती नियति को सारा खाना फिनिश करने के लिए कहा। उसने जैसे तैसे खाना फिनिश किया और उठकर जाने लगी, पर तभी वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। ये देखकर अब्रम ने कहा, मुझे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचोगी तो खुद को ही दर्द दोगी। फिर उसने नियति की अपनी बाहों में उठाया और उसे बेड पर लिटा दिया। उस दिन के बाद से अब्रम ने फिर कभी नियति के हाथ का खाना नहीं खाया। वसुंधरा की चली चाल काम कर गई थी। वहीं जब आस्था को ये बात चली तो उसे नियति के लिए बुरा लग रहा था। वो अब्रम को सच से रूबरू करवाना चाहती थी और इसलिए उसने आज जानबूझकर अब्रम को अपने हाथों का खाना बोलकर नियति के हाथों का बना खाना सर्व कर दिया। जैसे ही अब्रम ने खाने की फर्स्ट बाइट ली वो समझ गया ये खाना आस्था के हाथों का नहीं है। अब्रम को सच बताने के लिए आस्था उसके पास ही खड़ी थी। जैसे ही अब्रम ने उसे देखा वो नजरें चुराने लगी। तभी अब्रम ने कहा, आंटी आप जानती हैं ना मुझे झूठ पसंद नहीं, तो सच सच बताइए, ये खाना किसने बनाया है? आस्था बोली, उसी ने बनाया जो आपकी अर्धांगिनी है। अब्रम की भौहें सिकुड़ गई और वो हैरानी से बोला, क्या ये खाना टर्टल ने बनाया है? आस्था ने हाँ में सिर हिला दिया। अब्रम ने सोचते हुए खुद से कहा, टर्टल को इतना अच्छा खाना बनाना आता है, फिर उस दिन क्यों उसने खाने में इतनी मिर्च डाल दी थी? वो अभी सोच ही रहा था कि तभी आस्था बोली, बेटा गलती इंसान से ही होती है, पर हमें समझना चाहिए कोई भी जानबूझकर कर गलती नहीं करता। उस दिन खाने में छिपकली का गिरना और फिर खाने में मिर्च का तेज होना,
इन सब घटनाओं के लिए आप नियति को दोष नहीं दे सकते। वो मासूम है, उसे तो अभी सही गलत का मतलब भी सही से नहीं पता। उसके साथ थोड़ा नरमी से पेश आया करो बेटा। ये बोल आस्था प्लेट उठाकर चली गई। वहीं अब्रम सोचते हुए खुद से बोला, सही तो कह रही है आंटी। शायद मैंने ही उस दिन कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया था। उसने ज्यादा न सोचते हुए सिर झटका और अपने काम में लग गया। शाम होते ही नियति खाना बनाने के लिए किचन में आ गई थी। वसुंधरा उस दिन से ही नियति के हाथ का खाना खाने लगी थी, इसलिए नियति को वसुंधरा के कहने पर अब रोज उसके लिए खाना बनाना पड़ता था। और खाना बनाने में आस्था उसकी मदद करती थी। आज भी आस्था किचन में उसकी मदद कर रही थी, साथ ही वो नियति को समझा भी रही थी। नियति बेटा, अब तेरी शादी हो गई है। इस शादी से जुड़ी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो तुझे निभानी होगी। मैं जानती हूँ अभी हालात ऐसे नहीं कि तुझे एक बहू और पत्नी के रूप में अपनाया जाए, पर जिस तरह से मेम साहब तुम्हारे प्रति व्यवहार कर रही है उसे देखकर तो यही लगता है उन्होंने तुझे अपना लिया है, पर साहब को थोड़ा समय लगेगा। तू हिम्मत मत हारना, एक दिन साहब तुझे अपनी पत्नी होने का हक देंगे। आस्था उसे एक माँ की तरह समझा रही थी। वही नियति के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने आस्था की बातों पर मन ही मन खुद से कहा, मुझे उनकी पत्नी नहीं बनना, न कोई हक चाहिए, मुझे बस उस जानवर से छुटकारा चाहिए। अगर उसके लिए मुझे कोई कठिन तपस्या भी करनी पड़े तो मैं वो भी करूंगी, पर मुझे उस जानवर से छुटकारा चाहिए। मुझे यहाँ नहीं रहना। आस्था माँ, मैं ये बात आपको कैसे समझाऊं? नियति ने अपनी ही उलझन में उलझे हुए ही खाना तैयार किया और आस्था की मदद से उसे टेबल पर लगा दिया। अब तक अब्रम भी ऑफिस से आ गया था। वसुंधरा और वो दोनों ही साथ खाने के लिए डाइनिंग एरिया में आए। अब्रम को देखकर नियति ने मुंह बना लिया। वही वसुंधरा को देखकर वो धीरे से मुस्कुराने लगी। नियति ने वसुंधरा को खाना सर्व किया और जैसे ही बैठने लगी तो अब्रम ने उससे कहा, टर्टल मुझे भी सर्व करो। ये सुनते ही वसुंधरा और नियति दोनों ही चौंक गई और वसुंधरा जल्दी से बोली, अब्रम तू तो आस्था के हाथ का बना खाना खाता है ना। इसके आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही अब्रम ने कहा, पर आज मैं टर्टल के हाथ का बना खाना खाऊंगा। नियति तो उसकी आवाज सुनकर ही डर गई थी। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसने अब्रम को खाना सर्व कर दिया। अब्रम को खाते देखकर वसुंधरा मन में बोली, जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। ये बोल वो भी मन से खाने लगी। नियति हर बार की तरह इस बार भी दोनों के साथ यूं ही बैठी रही और उनके खाने के बाद टेबल साफ करने लगी। वही अश्वम डाइनिंग एरिया से एक दूसरे रूम में चला गया, जहां टाइगर और जैगुआ पहले से ही मौजूद थे। दोनों के सामने एक आदमी चेयर पर बैठा था। उसके हाथ पैरों को चेयर से कसकर बांधा हुआ था। उसके चेहरे और आंखों में दर्द दिख रहा था और उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। अब्रम को अपने सामने देखकर वो और डर गया था। तभी वो आदमी डरते हुए बोला, बीस्ट मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? प्लीज मुझे जाने दो, मेरी पत्नी तुम्हारे यहाँ काम करती है। बीस्ट प्लीज उसके लिए मुझे जाने दो। अब्रम ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। तभी उसकी बात पूरी होते ही टाइगर ने कहा, तुझे जाना है? ठीक है, जाने दूंगा, पर पहले वो बता जो हम जानना चाहते हैं। वो आदमी फिर से डरते हुए बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप लोग मुझसे क्या जानना चाहते हैं? मुझे कुछ नहीं पता। इस बात पर जैगुआ ने उसके मुंह पर एक मुक्का मारते हुए कहा, अच्छा तो तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा? क्यों, तू 2 साल का छोटा बच्चा है, चुपचाप से हमें बता दे, तूने बीस्ट की शादी की खबर किसे दी थी? ये सुनते ही उस आदमी की आंखों में दर्द दिखने लगा और वो अपनी नजरें चुराकर रकटकते हुए बोला, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, मुझे जाने दो। इस बार टाइगर ने उसके मुंह पर मुक्का मारते हुए कहा, अगर और नहीं पीटना चाहता तो चुपचाप से बता दे। हम जानते हैं शादी की खबर तूने ही मीडिया तक पहुंचाए हैं। वो इस बार भी खामोश ही रहा। अब्रम जो एकटक उसे देख रहा था अब उसके सब्र का बांध टूट गया था। वो गया और उसी रूम में एक टेबल पर रखे 2 बिजली की तार लेकर उसके पास आया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, उसकी आंखें और चेहरे पर सिर्फ कठोरता ही बिखरी हुई थी। उसने बिना किसी चीज की परवाह किए उस तार को उस आदमी के हाथ पर रख दिया। जैगुआ ने स्विच ऑन किया और उस आदमी को बिजली का जोर का झटका लगने लगा। वो दर्द में चिल्लाने लगा, पर अब्रम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी अब्रम के इशारे पर जैगुआ ने स्विच ऑफ कर दिया। उस आदमी की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसने किसी रहू तोते की तरह बताना शुरू किया, मैं बार में बैठा पी रहा था और अपने दोस्त को बीस्ट की शादी के बारे में बता रहा था। तभी एक आदमी मेरी बात सुनकर मेरे पास आया और मुझसे बीस्ट के बारे में पूछने लगा। मैं नशे में था, इसलिए स्नेहा ने जो भी मुझे बताया था मैंने भी सारी बातें उसे बता दी और बदले में उसने मेरा सारा बिल चुका दिया। उसकी बात पूरी होते ही टाइगर ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उसमें एक फोटो को उसे दिखाते हुए पूछा, क्या ये वही आदमी था? टाइगर ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उसमें एक फोटो को उसे दिखाते हुए पूछा, क्या ये वही आदमी था? फोटो देखकर उस आदमी की आंखें बड़ी हो गई और उसने टाइगर को देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया। टाइगर ने अपना फोन अब्रम की तरफ बढ़ा दिया। उसने टाइगर के हाथ से फोन लेकर उस फोटो को देखते हुए कहा, आतिश खन्ना, लगता है तुझे तेरी औकात फिर से याद दिलानी होगी। फिर अब्रम ने फोन जैगुआ की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मुझे ये चाहिए। जैगुआ ने फोटो देखकर सिर हिलाते हुए कहा, ओके बीस्ट।
अब्रम जाने लगा तभी कुछ याद कर रुक गया और पीछे पलटकर टाइगर और जगुआ को देखते हुए बोला, इसकी पहले अच्छे से खातिरदारी करो, फिर छोड़ देना। उसकी बात पर दोनों ने सिर हिला दिया। वही वो आदमी अब्रम की बात सुनकर डर गया था। उसने टाइगर और जगुआ दोनों को देखते हुए कहा, मैंने तो अब सच बता दिया है, फिर मेरे साथ अब ये क्यों? इस बात पर टाइगर ने उसके मुंह पर एक मुक्का मारते हुए कहा, स्नेहा आंटी इतनी मेहनत से पैसा कमाती है और तू उनके पैसे को जुए और शराब में उड़ाता है। जगुआ ने भी उसके मुंह पर एक पंच धरते हुए कहा, आंटी इतनी अच्छी है, वो हर तरह से तेरा ख्याल रखती है, फिर भी तू उन पर हाथ उठाता है, तुझे तो आज मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर बारी बारी दोनों उसे मारने लगे। अब्रम जैसे ही अपने रूम में एंटर हुआ, उसकी नज़र हाथों में खाने की प्लेट लिए खड़ी नियति पर गई। उसे देखकर अब्रम की भौहें तंग गई। नियति को उसके आने का कोई पता नहीं था। वो खाने की प्लेट लिए सोफे की तरफ बढ़ रही थी कि इतने में ही अब्रम उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। अचानक से उसे अपने सामने देखकर नियति डर कर 2 कदम पीछे हट गई। तभी वो लड़खड़ाकर गिरने लगी। इससे पहले नियति गिरती अब्रम ने उसकी दोनों बाहों को कसकर पकड़ लिया। फिर अब्रम उसे घूरते हुए बोला, मैं कोई भूत हूँ जो मुझसे इतना डर रही हो? उसे देखते हुए नियति मन में बोली, भूत नहीं जानवर है आप, बहुत खतरनाक जानवर, और मुझे आप जैसे जानवर से डर लगता है। अब्रम उसे घूरते हुए बोला, तुम मुझे अपने मन में फिर से गाली दे रही हो। नियति ने जल्दी से नमे सिर हिलाया तो उसे देखते हुए अब अब्रम बोला, देखो मैं जानता हूँ तुम मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचती और मैं चाहता भी नहीं कि तुम मेरे बारे में अच्छा सोचो। मुझे तुम्हारी सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बताओ ये खाना किसके लिए है? नियति उसे देखते हुए बोली, खाना हमारे लिए है। उसकी बात सुनकर अब्रम को याद आया नियति ने डाइनिंग टेबल पर खाना नहीं खाया था, वो बस चुपचाप बैठी थी। ये याद कर उसने नियति को देखते हुए कहा, टर्टल तुमने हमारे साथ खाना डाइनिंग टेबल पर क्यों नहीं खाया? नियति उससे नजर चुराते हुए बोली, मुझे आप लोगों की तरह चाकू और कांटे से खाना नहीं आता। उद्धरण चिन्ह। अश्वम ने उसे देखते हुए मन में कहा, टर्टल तुम सच में इतनी मासूम हो या मासूम बनने का नाटक करती हो? फिर नियति को देखते हुए बोला, बैठो। नियति उसकी बात मानकर बैठ गई। अब्रम ने बाहर जाते हुए कहा, हिलना नहीं, मैं अभी 2 मिनट में आ रहा हूँ। नियति ने कुछ नहीं कहा और मासूमियत से सिर हिला दिया। अब्रम आया और उसके बगल बैठ गया। ये देखकर नियति थोड़ा दूसरी खिसक गई। अब्राम उसे नाइफ और कांटे से खाना सिखाते हुए बोला, देखो मुझे और ध्यान से सीखो, ऐसे नाइफ से कट करना है और फॉर्क में लेकर अपने मुंह तक लाना एंड देन ईटिंग ओके। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसने अपने हाथों से खाने की फर्स्ट बाइट नियति को खिला दिया। अब समझ गई तुम? उद्धरण चिन्ह। नियति ने अधम की बात पर धीरे से सिर हिला दिया। अधम ने उसे देखते हुए कहा, ओके गुड, अब मुझे खुद से खाकर दिखाओ। नियति ने सिर हिलाया और प्लेट में रखे नाइफ और फॉर्क को अपने हाथों में पकड़ लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पराठे के ऊपर जैसे ही नाइफ रखा उसके हाथ से नाइफ छूट गया। ये देखकर अधम ने आंखें बंद कर धीरे से कहा, ओ गॉड टर्टल, तुम किसी काम की नहीं। इस बात पर नियति उसे देखते हुए बोली, रोजाना इनकी दादी माँ बनकर मैं इन्हें सुलाती हूँ और मुझसे ही बोल रहे हैं मैं किसी काम की नहीं हूँ। हद है। अभी वो ये सब खुद से बोल ही रही थी कि इतने में ही अब्रम ने उसे अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए कहा, तुम मेरी मॉम के सामने मेरी इंसल्ट करवा कर ही रहोगी। उसने नियति के दोनों हाथ पकड़ लिए। जहां अब्रम अपने ही ईगो में था वहीं नियति हैरानी से उसे देख रही थी। अब्रम ने अनजाने में ही अपने और नियति के बीच के फासले को खत्म कर दिया। उसका एक हाथ नियति के कंधे पर से होते हुए उसके लेफ्ट हैंड को पकड़े हुए था और दूसरा हाथ उसके राइट हैंड को। वो पूरी तरह उसकी बाहों के घेरे में थी। कुछ अलग से एहसास को महसूस कर नियति का दिल जोरों से धड़क रहा था। अब्रम के छूते ही वो सेंसलेस हो गई थी। तभी उसे अधम की गर्म सांसें अपने कान पर महसूस हुई और उसने कसकर अपनी आंखों को बंद कर लिया। अब्रम ने उसके कान के पास कहा, आखिरी बार बता रहा हूँ, दोबारा नहीं बताऊंगा, ध्यान से देखो। अब्रम फिर से उसे छुरी और कांटे से खाना सिखाने लगा। उसे सिखाते सिखाते कब अब्रम ने नियति को सारा खाना अपने हाथों से खिला दिया, उसे भी पता नहीं चला। खाली प्लेट को देखकर अधम ने मन में कहा, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे हो क्या गया है? ये सोचते हुए अब्रम के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन के भाव थे। पर तभी नियति के हिलने डुलने से उसके बालों का बना जुड़ा खुल गया और नियति के बाल उसकी बैंक पर बिखर गए। उसके बालों से आ रही फ्रेग्रेंस को जैसे ही अब्रम ने सूंघा तो उसे कुछ अलग सा फील होने लगा। अब्रम जो कुछ सेकंड पहले फ्रस्ट्रेट हो रहा था, अब वो धीरे धीरे नियति की तरफ झुकने लगा था। वहीं नियति ने उसकी करीबी को महसूस कर मन में कहा, हे भगवान, इस जानवर को क्या हो गया है, ये क्या कर रहे हैं? अधम के सिर को अपने कंधे पर महसूस कर नियति उठने लगी, पर तभी अब्रम ने उसके हाथ को छोड़कर उसे कमर से पकड़ लिया। नियति को एक बार फिर जोर का झटका लगा। उसे ऐसा लगा जैसे बिजली उसकी पूरी शरीर में दौड़ गई हो। अपने शरीर में उठती सिहरन को महसूस कर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसका दिल बुलेट ट्रेन की स्पीड से धड़कने लगा। अब्रम यूं ही उसे अपनी बाहों के भरे बैठा रहा और नियति अपने अंदर हो रही हलचल को समेटने की कोशिश करने लगी। नियति के बालों से आ रही खुशबू उसे रिलैक्स फील करवा रही थी।
अच्चम उसके बालों में अपना चेहरा रब करते हुए उसकी खुशबू को अपने अंदर भर रहा था, जो उसे सुकून दे रही थी। नाइट की नज़दीकियां उसे मदहोश कर रही थी। जैसे ही उसके होठों नियति के कानों के पास आए और वो उससे कुछ कहने को हुआ कि तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। फ़ोन की रिंग ने दोनों की ही तंद्रा को तोड़ दिया। नियति और अब्रम दोनों की ही आंखें एक साथ खुली और अब्रम ने उसे अपनी बाहों के घेरे से आज़ाद कर दिया। नियति जल्दी से उठ गई और उससे नजरें चुराते हुए प्लेट उठाकर बोली, मैं इसे रख कर आती हूँ। ये बोल वो प्लेट लेकर चली गई। वहीं अब्रम ने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया और गुस्से में एक पंच बनाकर सामने पड़ी टेबल पर मार दिया। उसके पंच से टेबल का कांच चटक गया था। फिर अब्रम ने गहरी सांस लेते हुए अपने आप से कहा, हाउ कैन आई डू दिस? मैं उसके इतना करीब कैसे जा सकता हूँ? उसकी मासूमियत का असर मुझ पर क्यों हो रहा है? वो नाटक कर रही है ये जानते हुए भी मैं उसके करीब कैसे जा सकता हूँ? वहीं नियति ने प्लेट किचन काउंटर पर रखते हुए कहा, हे भगवान, ये मुझे क्या हो गया था? मैं उस जानवर के साथ नहीं, उस जानवर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसी जानवर का दिमाग खराब हो गया था, इसलिए वो पागलों जैसी हरकत कर रहे थे। बोलते हुए उसकी नज़र प्लेट में रखे छुरी कांटे पर गई और उसे देखते हुए मुंह वो बनाकर बोली, ये सब इस छुरी कांटे की वजह से हुआ है। न वो मुझे इसे खाना सिखाते, न वो मेरे इतने करीब आते। ये शहरी लोग और उनके फालतू के ड्रामे। अरे जब भगवान ने दो दो हाथ दिए हैं तो क्या जरूरत है चाकू छुरी से खाने की? उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे खाना नहीं खा रहे हो, उसके साथ जंग लड़ रहे हो। वो किचन में ही काउंटर से टिककर बैठ गई और दोनों पैरों को सिकुड़कर उस पर हाथ रखकर बोली, मैं कमरे में नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। उस जानवर का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं वो मेरे साथ कब क्या कर दे। ये कहते हुए उसके चेहरे पर अब्रम का डर झलक रहा था। वहीं उधर रूम में अब्रम कॉल पर बात कर रहा था। दूसरी तरफ से टाइगर की बात सुनकर अब्रम बोला, वो अभी शहर में नहीं है, पर कभी तो आएगा। वो जब भी वापस आए मुझे वो चाहिए। दूसरी तरफ से टाइगर ने ओके कहा और अब्रम ने कॉल कट कर दिया। वो बालकनी से रूम में आया तो नियति उसे कहीं नहीं दिखी। वो चुपचाप जाकर बेड के दूसरी साइड लेट गया। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, उसकी आंखें एकटक छत की सीलिंग को देख रही थी। अब्रम खुली आंखों से ही नियति के बारे में ही सोच रहा था। टर्टल, मैं जानता हूँ तुम जानबूझकर रूम नहीं आ रही हो, अब मैं भी देखता हूँ तुम कब तक रूम में नहीं आती। वहीं उधर किचन में नियति काउंटर से ही टिककर सो गई थी। अगली सुबह अब्रम अभी भी आंखें खोले लेटा था। नियति के साथ न होने पर उसकी आंखों से नींद गायब थी। उसे इतने सालों बाद नियति के साथ ही तो अब नींद आती थी। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई उसकी आहट ने अधम का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वो उठकर बैठ गया और उसे अपनी काली आंखों से घूरते हुए बोला, मेरा घर इतना भी बड़ा नहीं है, टर्टल की किचन से रूम तक आने में 7 घंटे लग जाएं। उसकी आवाज़ सुनते ही नियति चौंक गई। वो आंखें बड़ी किए उसे देखने लगी। उसकी आंखों में अब्रम का डर साफ साफ दिख रहा था। वो नियति के पास आया तो वो उसे देखकर पीछे हटने लगी। अब्रम उसे देखते हुए आगे बढ़ने लगा। नियति पीछे हटते हुए दीवार से टकरा गई। अब्रम ने अपने दोनों हाथ दीवार पर रख दिए और उसे अपने घेरे में लेते हुए कहा, मैंने कुछ पूछा है तुमसे? तुम कल रात वापस क्यों नहीं आई? तुम्हारी वजह से मैं कल रात सोया नहीं। नियति उसकी बात पर हैरानी से उसे देख रही थी। ये देखकर अब्रम ने फिर कहा, अब मुझे देखती ही रहोगी या कुछ बोलोगी भी? फिर उसके पूछने पर नियति अटकते हुए बोली, वो मैं विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसे अटकते देखकर अब्रम बोला, बकरी हूँ। नियति ने जल्दी से सिर न में हिला दिया। अब्रम उसे देखते हुए फिर बोला, तो मैं क्यों कर रही हूँ? नियति डरते हुए बोली, वो गलती से मुझे नींद आ गई थी। ये सुनकर अब्रम बोला, तुम्हारी गलती ने मेरी 7 घंटे की नींद बर्बाद की है, उसकी भरपाई तो तुम्हें करनी पड़ेगी टटल। अब्रम नियति को वहीं छोड़कर फ्रेश होने चला गया। वो अपनी दरी दरी आंखों से उसे जाते हुए देख रही थी। वहीं शीला ने नियति के किचन में सोने वाली बात वसुंधरा को बता दी। वसुंधरा ये सुनकर खुश हो गई और खुद से बोली, अच्छा तो रिश्ता अभी जुड़ा है पर बना नहीं। वसुंधरा कुछ कर, इससे पहले सब तेरे हाथों से रेत की तरह फिसलता चला जाए, कुछ कर वसुंधरा। खुद से ही बात करते हुए वसुंधरा आगे कहा, रिश्ते जुड़ते हैं और टूट भी जाते हैं। रिश्तों में मजबूती तब आती है जब रिश्ता बनता है। जो रिश्ता अभी तक नहीं बना उसे मैं आगे भी बनने नहीं दूंगी। खुद से ही बात करते हुए वसुंधरा के होठों पर डेविल स्माइल आ गई। रोज की तरह नियति ने नाश्ता बनाया और टेबल पर लगा दिया। अब्रम और वसुंधरा दोनों बातें करते हुए नाश्ता कर रहे थे। नियति वही खड़ी होकर चुपचाप दोनों को देख रही थी। तभी वसुंधरा की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी उसने नियति को देखते हुए कहा, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ बैठो, हमारे साथ नाश्ता करो। नियति ने सिर हिलाया और चुपचाप बैठ गई। अब्रम ने पलके झुकाए हुए ही तिरछी नजरों से उसे देखा। नियति इस बार खाने के लिए फॉर्क और नाइफ का इस्तेमाल कर रही थी। ये देखकर अधम तिरछा मुस्कुराया और अपना ब्रेकफास्ट करते हुए मन में कहा, स्मार्ट गर्ल। वसुंधरा ने अब्रम की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली,
मेरे बेटे की शादी हो गई। बिना किसी साज सजावट और रस्मों के, पर अब कम से कम तुम्हारी शादी की खुशी में एक छोटी सी पार्टी तो मैं रख सकती हूँ। अब्रम उसे बीच में इंटरेस्ट न करते हुए चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा था, और जैसे ही वसुंधरा अपनी बात कहकर चुप हुई, अब्रम ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है मोम। वसुंधरा बोली, अरे जरूरत कैसे नहीं है, तूने शादी कर ली। ये न्यूज़ मीडिया में आग की तरह फैल गई है। अब ये न्यूज़ तूने खुद उन्हें दी है या किसी और ने फैलाई, ये सब मैं नहीं जानती, पर लोग क्या कहेंगे। इतना बड़ा खानदान बिजनेस की दुनिया में जिसका इतना बड़ा नाम हो, उसकी शादी ऐसे ही हो गई। मैं लोगों को चौहान ग्रुप के बारे में बात करने का मौका नहीं देना चाहती। अब्रम, हमारी आन बान शान सब मिट्टी में मिल जाएगी अगर हमने कोई ग्रैंड पार्टी नहीं दी और खुद इस शादी के बारे में सबको नहीं बताया। तो क्या तुम चाहते लोगों को एक और गॉसिप करने का मौका मिल जाए? अब्रम कुछ पल वसुंधरा की बातों के बारे में सोचता रहा और फिर गहरी सांस लेकर बोला, ओके मोम, जैसा आपको ठीक लगे आप करें। वो उठकर जाने लगा तो वसुंधरा उसे रोकते हुए फिर बोली, ऑफिस जा रहे हो तो जल्दी घर आ जाना क्योंकि पार्टी आज शाम को ही है। अब्रम ने पलटते हुए कहा, नहीं मॉम, आज नहीं, आप पार्टी किसी और दिन रख ले। वसुंधरा अब्रम के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, ओके, मैं पार्टी 2 दिन बाद की रखूंगी, पर तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लिया करो। अब्रम ने सिर हिलाया और जाने लगा, पर तभी वो रुक गया। उसने तिरछी नजरों से नियति को देखा तो वो चुपचाप खा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। वो उसे एक नज़र देखकर तिरछा मुस्कुराकर चला गया। नियति की नजरें भी उस ओर उठी और वो अब्रम को जाते हुए देखकर मन में बोली, जानवर कहीं कि हर बार इन्हें गुस्सा मुझ पर ही करना होता है। इतनी जोर से पकड़ा था, अभी तक मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। वसुंधरा नियति की तरफ मुड़ी और उसके पास जाते हुए बोली, नियति बेटा, ब्रेकफास्ट के बाद तैयार हो जाना, मैं तुम्हें आज अपने साथ कहीं लेकर जाऊंगी। नियति मासूमियत से बोली, कहाँ? वसुंधरा फिर मुस्कुराते हुए बोली, ये तुम्हारे लिए सरप्राइज है। नियति ने धीरे से सिर हिला दिया और अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। उसने ब्रेकफास्ट के बाद टेबल साफ की और अपने रूम में चली गई। वो सुबह देर से उठी थी, इसलिए नियति ने जल्दबाजी में अपने गीले बालों का जुड़ा बना लिया था और किचन में काम करने चली गई थी। वो मिरर के सामने जाकर खड़ी हो गई और अपने बालों को खोलकर उन्हें सुखाने लगी। उसी टाइम अब्रम भी क्लोजेस्ट रूम से ड्रेसअप होकर बाहर आया। उसने अपने कफ के बटन लगाते हुए ब्लूटूथ पर कनेक्ट टाइगर से कहा, टाइगर कुछ भी करो, मुझे वो आदमी ला कर दो। मुझे वो आदमी चाहिए, जो करना पड़े करो, पर उसे मुझे ला कर दो। उसकी आवाज़ सुनकर नियति चौंक गई। उसे यही लग रहा था अब्रम जा चुका है, पर उसकी आवाज़ ने नियति को डरा दिया था। वो जैसे ही पीछे मुड़ी तो उसके अचानक पलटने से उसके बालों से निकली पानी की कुछ बूंदें अब्रम के चेहरे पर पड़ी। अब्रम ने अपनी आंखें बंद करी और एक हाथ से चेहरा साफ करते हुए उसने भी नियति की तरफ देखा। कुछ सेकंड पहले जो उसे गुस्सा आ रहा था वो नियति को देखते ही कहीं गायब हो गया। नियति का चेहरा गीले बिखरे बालों में और भी खूबसूरत लग रहा था। उसके बालों की कुछ लटें उसकी गर्दन और गाल पर आकर चिपक गई थी। अब्रम उसे देखते हुए उसके चेहरे में ही कहीं खो गया था। वहीं नियति की सांसें अब्रम को देखते ही तेज हो गई थी। नियति उसे देखते हुए घबराकर मन में बोली, हे भगवान, मैंने तो सोचा था अब तक ये चले गए होंगे, पर ये तो यही है। अब कहीं ये फिर से मुझे दर्द न दे। प्लीज भगवान जी, इस जानवर के दिल में थोड़ी तो रहम की भावना भर दो। अधम को अपने पास आते देखकर नियति डर से पीछे हटने लगी और पीछे हटते हटते वो दीवार से टकरा गई। अब्रम उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। उससे नजरें फेर कर नियति जाने लगी तो अधम ने अपना एक हाथ दीवार पर रख दिया। नियति दूसरी तरफ से जाने लगी तो अब्रम ने दूसरी तरफ से भी अपना हाथ दीवार पर रख दिया। उसके घेरे में कैद होकर नियति ने जैसे ही सिर उठाकर अब्रम की आंखों में देखा तो वो उसे ही घूर रहा था। नियति की आंखों में अपना डर देखकर अब्रम तिरछा मुस्कुराया और धीरे से अपना एक हाथ उसके चेहरे पर रखा और उसके बालों की लट को उसके चेहरे पर से हटाने लगा। अब्रम की छुअन को महसूस कर नियति ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब्रम अपनी एक उंगली उसके गाल पर से फिराते हुए उसके होठों के नीचे काले तिल के पास ले आया और तिल के आसपास शकल बनाने लगा। नियति उसकी इस हरकत से अंदर ही अंदर और डर रही थी। उसने डरते हुए अपने मन में कहा, हे भगवान, ये जानवर क्या पागल हो गया है। नियति ने डर से अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया और आंखों को भींच लिया। तभी उसे अब्रम की सांसें अपने चेहरे पर महसूस हुई। अगले ही पल होने वाले मोमेंट को याद कर उसका शरीर कांपने लगा। अब्रम ने उसकी चीन को पकड़ के उसके चेहरे को थोड़ा ऊपर किया और अपनी पलकों को झुकाते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। नियति और अब्रम के होठों के बीच सिर्फ 1 इंच की दूरी थी, पर इससे पहले कि वो अपने और नियति के बीच के इस 1 इंच के फासले को मिटा पाता, उनके बीच फैली मनमोहक शांति को भंग करते हुए अष्टम का फोन रिंग हुआ। फोन की रिंग सुनकर अब्रम ने जल्दी से अपनी आंखें खोली और खुद को नियति के इतने करीब देखकर वो चौंक गया। उसने अपने कदम पीछे लिए और खुद से कहा, ये मैं क्या करने जा रहा था? हाउ कैन आई, मैं कमजोर कैसे पड़ सकता हूँ? ये सोचते हुए अब्रम नियति को घूर रहा था। वहीं वो अभी भी डरी सहमी दीवार से सटी खड़ी थी। उसे देखते हुए अब्रम ने अपने कान में पहने ब्लूटूथ का बटन प्रेस कर कॉल रिसीव की।
दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज आई और अब्रम के मुंह से निकला, अतीश खन्ना। ये बोल उसने फिर से नियति की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। कॉल की दूसरी तरफ से अतीश खन्ना ने कहा, सुना है तेरे आदमी कुत्ते की तरह गली गली में मेरे आदमी को ढूंढ रहे हैं। अब्रम अपना एक हाथ को नियति के करीब ले गया और उसके गले में पड़ी अपनी चेन को एक उंगली में लेकर अतीश खन्ना से कॉल पर बोला, बहुत शौक है ना तुझे लोगों की जिंदगी में ताक झांक करने का, उसी का फल तेरे उस आदमी को दूंगा। ये कहते हुए अब्रम चेन को उंगली में घुमा रहा था। वहीं अतीश ने उसकी बात पर कहा, दिल्ली का कोना कोना छान लेगा न तब भी तुझे वो नहीं मिलेगा। अब्रम ने चेन को हल्का सा खींचा तो नियति उसके पास आ गई। फिर उसकी आंखों में देखते हुए अब्रम ने कॉल पर कहा, ऐसी कोई चीज नहीं जिसे मैं चाहूं और वो मुझे न मिले। जहां भी छुपाना चाहता है उसे छुपा दे, मैं उसे ढूंढकर उसके टुकड़े टुकड़े करके तेरी आंखों के सामने अपने ब्लैकी को खिलाऊंगा। अब्रम ये सब कॉल पर अतीश से कह रहा था, पर उसकी बातें सुनकर नियति का रोम रोम कांप उठा था। अब्रम की आंखों में उसे क्रूरता दिख रही थी। अधम ने कॉल डिस्कनेक्ट कर नियति की आंखों में देखते हुए कहा, बहुत जल्द मैं तुमसे इसे वापस लूंगा, पर तब तक तुम्हें इसे संभाल कर रखना होगा। अगर तुमने इसे गलती से भी खो दिया तो इसकी सजा तुम्हें तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बुरी मिलेगी। नियति ने घबराते हुए डर का सूखा घुट अपने गले से नीचे उतारा, पर तभी अश्चम ने चेन को अपनी तरफ और खींचते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, अंडरस्टूड टर्टल। नियति ने सिर हिलाते हुए जल्दी से कहा, मैं इसे संभाल कर रखूंगी, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा टर्टल। ये कहकर वो कुछ पल तक उसकी आंखों में देखता रहा, जैसे वो उसकी आंखों में कुछ ढूंढ रहा हो। नियति की आंखें काली और समुद्र की तरह गहरी थीं। उसकी आंखों में देखते हुए अब्रम ने अपने आप से कहा, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं टर्टल, बट आई हेट ब्यूटीफुल आईज। अब्रम उससे अलग हुआ और उसने अपनी एक भरपूर नजर नियति के चेहरे पर डाली, जहां उसे सिर्फ डर ही दिख रहा था। उसके चेहरे पर अपना डर देखकर अब्रम ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे चेहरे पर मेरा ये डर मुझे अच्छा लगा टर्टल। अब्रम तिरछा मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। नियति उसे जाते हुए देखकर बोली, जानवर। बाहर पाइथन और जैगुआ दोनों गाड़ी से टिककर खड़े अब्रम के आने का वेट कर रहे थे। तभी जैगुआ पाइथन को छेड़ते हुए बोला, क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है, क्या तुझे कोई भाव नहीं दे रही। पाइथन उसे जवाब देते हुए बोला, मेरा छोड़ो और अपना बताओ। इस बात से चिढ़कर कर जैगुआ ने कहा, तुझे क्या लगता है मुझे कोई भाव नहीं देती? अरे मेरे पीछे लड़कियों की लाइन लगी रहती है। पाइथन उसके पीछे देखते हुए बोला, लाइन? कहाँ है लाइन, मुझे तो नहीं दिख रही। जैगुआ उसे गुस्से में घूरने लगा तो पाइथन तिरछा मुस्कुराते हुए फिर बोला, मुझे ऐसा लगता है अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, वरना तुम्हारे बच्चे तुम्हें पापा नहीं दादाजी कहकर बुलाएंगे। जैगुआ उसे घूरते हुए बोला, मेरा छोड़ो और अपना सोच, मुझे तो कोई भी मिल जाएगी, पर तुझे कौन घास डालेगी। उसकी इस बात पर पाइथन कुछ कहता कि उससे पहले ही उसकी नज़र अब्रम पर चली गई और उसे देखकर पाइथन सीधे खड़े हो गया और मन में बोला, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। जैगुआ भी अधम को देखकर सीधा खड़ा हो गया और फिर उसने कार का डोर ओपन किया। अब्रम ने कार में बैठते हुए उससे कहा, उस पर नजर रखना। जैगुआ ने डोर बंद करते हुए कहा, ओके बिस्टा। पाइथन अब्रम को लेकर चला गया। जैगुआ ने जाती हुई गाड़ी को देखते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आता, बीस्ट इतने इंटेलिजेंट है, फिर क्यों उन्हें हमारी फॉरेस्ट क्वीन की इनोसेंस नहीं दिखती। वो बेचारी कितनी छोटी सी जान है, पता नहीं वो कैसे बीस्ट का गुस्सा झेलती होगी। वहीं उधर कॉल पर अधम से बात करने के बाद अतीश ने अपने कैबिन में तहलका मचा दिया था। उसके कैबिन में सारी चीजें टूटी हुई और इधर उधर बिखरी हुई पड़ी थी। अतीश चेयर पर बैठा गुस्से में हौंफ रहा था। उसकी आंखें एकटक शून्य में देख रही थीं। बहुत हवा में उड़ता फिरता है ना तू, काटूंगा, एक एक कर तेरे सारे पंख काट दूंगा। तू सोच भी नहीं सकता अब्रम, तुझे ऐसे इंसान से धोखा मिलेगा कि तेरी पूरी दुनिया ही उजड़ जाएगी। अतीश बोलते हुए तिरछा मुस्कुराया। वसुंधरा जब रेडी होकर हॉल में आई तो नियति वहां पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। वसुंधरा ने उसे एक स्माइल पास करते हुए कहा, बहुत प्यारी लग रही हो, चलो। नियति ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और उसके साथ चली गई। दोनों जब बाहर आए तो जैगुआ ने वसुंधरा की तरफ देख कहा, मैम आप नियति मैम को कहाँ ले जा रही है। वसुंधरा उसे देखते हुए बोली, जैगुआ तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो। जैगुआ ने शालीनता से कहा, बीस्ट का ऑर्डर है, नियति मैम विला से बाहर नहीं जाएंगी। और तुम्हारी नियति मैम विला से बाहर क्यों नहीं जाएगी। वसुंधरा ने उसे देखते हुए उसी के अंदाज में सवाल किया। जैगुआ ने सिर झुकाए हुए कहा, सॉरी मैम, ये मैं आपको नहीं बता सकता। वसुंधरा उसे देखते हुए एटीट्यूड में बोली, ठीक है, तुम नहीं बताओगे तो मैं अब्रम से खुद ही पूछ लूंगी, कॉल करो उसे। जैगुआ ने सिर हिलाया और फोन निकालकर अब्रम को कॉल करने लगा। वही ये सब सुनकर नियति ने खुद से ही मन में कहा, अब मेरे आने जाने पर भी उन्होंने पाबंदी लगा दी, कितने क्रूर है वो। जैगुआ ने अपना फोन वसुंधरा की तरफ बढ़ा दिया। वसुंधरा ने उसके हाथ से फोन लेकर कॉल पर कहा, अब्रम ये मैं क्या सुन रही हूँ, तू नियति को कहीं बाहर जाने क्यों नहीं देता। उधर अब्रम ने जैसे ही वसुंधरा की बात सुनी
उसने आंखें बंद कर गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसकर भींच लिया। फिर अपनी आंखें खोलते हुए कॉल पर कहा, मॉम आप जानती हैं ना हमारे कितने दुश्मन हैं। अगर किसी को नियति के बारे में पता चलेगा तो वो उस पर अटैक कर सकते हैं। बस इसीलिए मैं टर्टल को सेफ रखने के लिए ही विला में रखता हूँ। वसुंधरा बोली, ये जानकर मुझे अच्छा लगा कि तू अपनी बीवी का ख्याल रख रहा है, पर बेटा उसे मैं अपने साथ ले जा रही हूँ। मेरे साथ जाने में क्या परेशानी? अब्रम ने पूछा, पर मॉम आप उसे कहाँ ले जा रही है? वसुंधरा ने कहा, एक दिन बाद घर में पार्टी है, कितने सारे लोग होंगे। अब तू क्या चाहता है? तेरी वाइफ ऐसे ही सबके सामने आ जाए? क्या इमेज रह जाएगी लोगों की नज़रों में चौहान ग्रुप की, जब वो नियति को इतना सिंपल देखेंगे। बस इसलिए मैं उसका मेकओवर करवाना चाहती हूँ, और इसलिए मैं उसे अपने साथ पार्लर ले जा रही हूँ। उसकी बात पर अब्रम सोचने लगा। फिर कुछ सेकंड रुक कर उसने कॉल पर कहा, ओके आप उसे ले जाए, पर आपके साथ जगुआ भी जाएगा। अब आप जगुआ को फ़ोन दीजिए, मुझे उससे बात करनी है। वसुंधरा ने ओके कहा और फ़ोन जगुआ की तरफ बढ़ा दिया। जगुआ अब्रम से कॉल पर बात कर फ़ोन अपनी जेब में रखते हुए बोला, चलिए मैम। ये कहते हुए उसने कार का डोर ओपन किया और वसुंधरा और नियति दोनों कार में बैठ गई। नियति ने कार की विंडो से बाहर देखते हुए खुद से कहा, अच्छा तो ये जानवर अपनी माँ की सारी बात मानता है। चलो अच्छा है, कोई तो ऐसा है इस दुनिया में जिसकी ये जानवर सुनता है। नियति के होठों पर मुस्कान आ गई थी। वो मुस्कुराते हुए बाहर के नज़ारे का लुत्फ उठा रही थी। इतने टाइम बाद आज नियति बीस्ट विला से बाहर निकली थी। वो खुश थी, उसकी आंखों को बाहर का वातावरण ठंडक दे रहा था। उसे अंदर ही अंदर सुकून का एहसास हो रहा था। अचानक उसकी नज़रों के सामने कुछ ऐसे चेहरे आ गए जिसे देखकर उसका सुकून और उसके होठों की स्माइल सब एक सेकंड में ही छिन गया, और उनकी जगह उसकी आंखों में डर, घबराहट और बेचैनी ने ले ली। नियति उन चेहरों को देखते हुए खुद से ही मन में बोली, हे भगवान, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या उन्हें पता चल गया कि मैं दिल्ली आई हूँ? अब ये लोग मुझे ढूंढ लेंगे। नहीं, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। वे लोग बहुत बुरे हैं। उसने अभी ये खुद से कहा ही था कि तभी उसके अंदर से उसकी अंतरात्मा से आवाज आई, अच्छा वे लोग बुरे हैं और ये लोग जिनके साथ तुम रह रही हो नियति, क्या ये लोग अच्छे हैं? क्या तुम्हारा पति अच्छा है जिसके साथ तुमने 7 जन्मों का रिश्ता जोड़ा है? क्या वो आदमी अच्छा है? बताओ, क्या तुम इस रिश्ते को सच मानने लगी हो? क्या तुम इस रिश्ते को निभाओगी जिसमें खुशी नहीं दुख शामिल है, जिसमें आज़ादी नहीं कैद शामिल है, जिसमें प्यार नहीं नफरत शामिल है, जिसमें सुकून नहीं डर शामिल है? फिर नियति ने अपने अंतरात्मा से ही सवाल किया, तो अब हम और कहाँ जाएं? हमारी जिंदगी में ऐसे ही लोग हैं जो हमें कैद करके रखना चाहते हैं। कहाँ जाएं, किससे मदद ले, कहाँ छुपे? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। इस पर नियति की अंतरात्मा ने कहा, तुम्हारी किस्मत में जब यही सब लिखा है तो भाग क्यों रही हो? अपनी किस्मत का सामना करो। अपनी अतीत से तुम जितना भागोगी, तुम्हारा अतीत उतना ही तुम्हारा पीछे आएगा। बेहतर होगा कि तुम अपने अतीत का सामना करो और लड़ो उन लोगों से जो तुम्हें कैद करके रखना चाहते हैं। तुम कोई सामान नहीं हो, न कोई जानवर हो जिसे एक ही खूंटे से बांधकर या घर में कैद करके रखा जाए। नियति अपनी अंतरात्मा से बोली, पर हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं? वे लोग बहुत ताकतवर हैं और हम कमजोर। इस बात पर फिर से उसकी अंतरात्मा ने कहा, नहीं नियति, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बहुत ताकतवर हो। अपनी ताकत को समझो और उसका इस्तेमाल करो। सोचो नियति, सोचो सोचो कि तुम कैसे जानवर और ठाकुर की कैद से आज़ाद हो सकती हो। नियति रूसी आवाज में बोली, सोचते हैं, पर हम क्या कर सकते हैं? नियति की अंतरात्मा ने कहा, तुम बहुत कुछ कर सकती हो। तुम एक नारी हो। नारी के कई रूप होते हैं और उसके एक रूप की पूजा भी की जाती है। दिखा दो नियति सबको, जब एक नारी अपने पर आती है तो सब तबाह कर देती है। अपनी अंतरात्मा से बात करते हुए नियति के चेहरे पर घबराहट के भाव थे। वसुंधरा की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, उसने नियति के चेहरे पर बेचैनी देखकर पूछा, नियति बेटा तुम ठीक हो? अपनी अंतरात्मा से बात करते हुए नियति के चेहरे पर घबराहट के भाव थे। वसुंधरा की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, उसने नियति के चेहरे पर बेचैनी देखकर पूछा, नियति बेटा तुम ठीक हो? नियति उसकी तरफ देख जल्दी से बोली, मैं ठीक हूँ। वसुंधरा ने फिर पूछा, क्या तुम्हें सफोकेशन हो रही है? नियति को कुछ समझ नहीं आया तो उसने बस सिर हिला दिया। वसुंधरा ने कार की विंडो को ओपन कर दिया। बाहर से आ रही ठंडी हवा ने जब नियति के चेहरे को छुआ तो उसे कुछ सुकून मिला। उसे अब अच्छा लग रहा था। वसुंधरा तिरछी नजरों से उसे ही देख रही थी और उसे देखते हुए ही वो मन में बोली, नियति तुम बहुत मासूम दिखती हो। पर क्या तुम सच में इतनी मासूम हो? क्या सच में तुम बाय मिस्टेक ही अब्रम की जिंदगी में आ गई हो, या किसी ने तुम्हें जानबूझकर उसकी जिंदगी में प्लान किया है? इसका सच तो एक दिन बाहर आ ही जाएगा। अब्रम से तुम ज्यादा दिनों तक अपना सच छुपा नहीं पाओगी। और फिर वसुंधरा जैसे ही आगे कुछ और कहने को हुई, उसके फोन से नोटिफिकेशन की आवाज आई। उसने अपना फोन देखा, मैसेज माया का था। वो माया का मैसेज पढ़ने लगी। फिर मैसेज पढ़कर वसुंधरा के होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। जगुआ ने गाड़ी दिल्ली के सबसे बड़े पार्लर के सामने रोकी। वसुंधरा और नियति दोनों ही गाड़ी से बाहर आई और फिर वसुंधरा ने मुस्कुराते हुए जगुआ से कहा, इस पार्लर में जेंट्स अलाउड नहीं है तो तुम्हें यही रुकना होगा।
मैं नियति को लेकर अंदर जा रही हूँ। जगुआ ने धीरे से सिर हिला दिया और वही गाड़ी से टिककर खड़ा हो गया। वसुंधरा नियति को अपने साथ लेकर अंदर चली गई। पार्लर से निकलती लड़कियां जगुआ को ही देख रही थी। जगुआ के लुक्स दिखने में बहुत अच्छे थे, वो एक हीरो जैसा दिखता था। वहां से आती जाती सभी लड़कियों की नज़र जगुआ के ऊपर ही थी। उसकी आंखों पर काले फ्रेम का ग्लास लगा था, पर वो उसके अंदर से उन लड़कियों को क्लियरली देख पा रहा था। जगुआ ने तिरछा मुस्कुराते हुए मन में कहा, काश आज जहाँ पाइथन होता तो साला जल भूनकर कोयला हो जाता। क्या कहा था, मेरे पीछे लड़कियों की लाइन नहीं है। अब देख साले, यहाँ से हर आती जाती लड़कियों की नजरें सिर्फ मुझ पर टिकी है। जगुआ ये सोचते हुए मन ही मन खुश हो रहा था। वही अंदर वसुंधरा उस पार्लर की रेगुलर कस्टमर होने की वजह से उसकी अच्छी खासी वहां पहचान थी। वो वसुंधरा सिंह चौहान थी, इसलिए भी लोग उसे और अच्छे से जानते थे। उसे देखते ही पार्लर की मैनेजर उसे ग्रीट करने खुद उसके पास आई। मैनेजर ने वसुंधरा से हाथ मिलाते हुए कहा, वेलकम मैम, बहुत दिनों बाद आपका आना हुआ। तारांकन। वसुंधरा स्माइल करते हुए बोली, सीमा में फॉरेन गई हुई थी, 2 दिन पहले ही वापस आई हूँ। फिर नियति को मिलवाते हुए आगे बोली, मीट माई डॉटर इन लॉ नियति। नियति ने दोनों हाथ जोड़कर उसे नमस्ते किया तो सीमा उसे अजीब तरह से देखने लगी। उसके भाव ऐसे थे जैसे खुद से ही पूछ रही हो, क्या सच में ये लड़की अधम सिंह चौहान यानी कि बीस्ट की वाइफ है। वसुंधरा उसके एक्सप्रेशन देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर उसने सीमा का हाथ पकड़ कहा, ऐसे मत देखो, उसे नजर लग जाएगी। सीमा बोली, सो सॉरी मैम। वसुंधरा बोली, सीमा सॉरी नहीं, अपने हाथों का जादू दिखाओ और मेरी खूबसूरत बहू को और खूबसूरत बना दो। सीमा मुस्कुराते हुए बोली, यस मैम। फिर सीमा ने अपने पार्लर की एक फीमेल मेकओवर आर्टिस्ट को बुलाया और उसे सब समझाते हुए नियति को उसके साथ भेज दिया। नियति को मेकओवर आर्टिस्ट के साथ जाने में हिचकिचाहट हो रही थी, पर फिर वसुंधरा के समझाने पर नियति उसके साथ चली गई और वसुंधरा सीमा के साथ उसके केबिन में चली गई। सीमा ने अपने चेयर पर बैठते हुए टेबल की ड्रॉ से सिगरेट का एक बॉक्स निकाला और उसमें से 2 सिगरेट निकालकर एक वसुंधरा की तरफ बढ़ा दिया और एक सिगरेट को अपने होठों के बीच रख ली। फिर सिगरेट जलाकर दोनों ही उसका कश लेने लगी। सीमा सिगरेट के कश लेते हुए वसुंधरा से बोली, वसु सीरियसली बीस्ट का क्या दिमाग खराब हो गया है जो उसने इस जाहिल देहाती लड़की से शादी कर ली। वसुंधरा उसे घूरते हुए बोली, सीमा तू मेरी दोस्त है इसलिए तेरी बातें मैं सुन लेती हूँ, पर जबान संभाल के बात कर। वो बीस्ट की बीवी है, अगर उसके कानों में जरा से भी भनक लगी लोग उसकी बीवी को क्या कहते हैं तो तू तो जानती है उसके सजा देने का स्टाइल। मौत भी उसकी सजा से काम उठती है। सीमा दोनों हाथ टेबल पर रखकर झुकते हुए बोली, हाँ जानती हूँ, पर ये कैसे हो गया, अचानक से उसने शादी कर ली और तुझे बताया तक नहीं। उद्धरण चिन्ह। वसुंधरा सिगरेट की कश लेते हुए बोली, कुछ भी अचानक से नहीं हुआ है, कुछ चीजें डेस्टिनी से भी हुई हैं। ये लड़की बाय लक बीस्ट विला आ गई और फिर अब्रम की जिंदगी में आ गई। सीमा बोली, अच्छा मुझे बता, क्या तूने इसे सच में अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है। इस बात पर वसुंधरा बोली, तुझे क्या लगता है। उसकी बात कर सीमा मुस्कुराने लगी। सीमा वसुंधरा की कॉलेज फ्रेंड है, पर दोनों सबके सामने अपनी फ्रेंडशिप को छुपाकर फॉर्मली पेश आती है। अब ऐसा वसुंधरा क्यों करती है ये तो सिर्फ वही जानती है। उधर जब नियति के चेहरे पर मेकओवर आर्टिस्ट फेस पैक लगाने को हुई तो नियति घबराते हुए उससे बोली, ये आप क्या कर रही है, ये मेरे चेहरे पर कैसा लेप लगा रही है। मेकओवर आर्टिस्ट नियति की बात पर उसे अजीब तरह से देखने लगी। एक्सक्यूज मी, व्हाट इज लेप। नियति समझ गई, वो आर्टिस्ट उसकी बात समझ नहीं पा रही है और फिर घबराहट में नियति अपनी मुट्ठी को आपस में मसलने लगी। नियति को घबराते देखकर उस मेकअप आर्टिस्ट ने उसे कंफर्ट फील करवाते हुए कहा, देखिए मैम, ये पपाया फेस पैक है, इससे आपकी स्किन और भी ज्यादा ग्लो करने लगेगी। उद्धरण चिन्ह। नियति घबराते हुए मन में बोली, हमारे गांव में तो हल्दी चंदन का ही लेप लगाया जाता है और ज्यादा सुंदरता के लिए गुलाब के फूलों को भी उसमें मिला दिया जाता है, तब जाकर चेहरे पर अच्छा निखार आता है। पता नहीं है ये शहरी लोग खाने पीने की चीज को चेहरे पर क्यों लगाते हैं। नियति ने उससे कुछ नहीं कहा और चुपचाप आंखें बंद कर बैठ गई। करीब 3 घंटे बाद मेकअप आर्टिस्ट नियति को लेकर साम कैबिन में गई। जैसे ही वसुंधरा और सीमा ने उसे देखा तो दोनों ही नियति को देखकर हैरान रह गई। वसुंधरा नियति के पास जाते हुए बोली, बेटा तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, आज तो अब्रम की नजरें तुम पर से हटेंगे ही नहीं। नियति धीरे से मुस्कुरा रही थी, सीमा भी उसे आंखें फाड़े देख रही थी। वसुंधरा सीमा की तरफ मुड़ी और मुस्कुराते हुए उससे बोली, तुमने तो कमाल कर दिया सीमा, चांद के टुकड़े को चांदनी से भर दिया। सीमा मुस्कुराते हुए बोली, मैम यही तो हमारा काम है, खूबसूरती में 4 चांद लगाना। फिर वसुंधरा नियति के साथ मिला वापस आ गई। अब्रम जब ऑफिस से विला आया तो नियति उसे रूम में कहीं नहीं दिखी। उसे रूम में न देखकर अब्रम ने कहा, टर्टल तुम मुझसे हाइड एंड सीक खेल रही हो, मैं देख रहा हूँ आजकल तुम मेरे सामने कम आती हो। अब्रम खुद से बात करते हुए हाथ में एक फाइल पकड़े उसे चेकआउट करते हुए रूम में इधर से उधर टहल रहा था। अब्रम शर्टलेस था, कमरे में फैली हल्की रोशनी उसके शरीर पर पड़ रही थी और उसकी शर्टलेस बॉडी उस रोशनी में शाइन कर रही थी। नियति जब किचन का काम निपटा कर रूम में आई तो वो बहुत थकी हुई थी। वो कुछ सोचते हुए अपनी ही धुन में चल रही थी।
वहीं अब्रम की नजरें भी फाइल में होने की वजह से दोनों एक दूसरे से टकरा गए। अब्रम से टकराते ही वो नीचे गिर गई और उसके मुंह से एक चीज निकल गई। अब्रम ने नीचे गिरी नियति को देखा। वो दर्द में मुंह बनाए अपने हाथ से कमर को सहला रही थी। नियति ने ध्यान नहीं दिया कि वो किससे टकराए हैं और इसलिए वो अपने ही धुन में बोली, ये सुबह से मैं तीसरी बार गिर रही हूँ। पता नहीं इस घर में लोग कैसे रह लेते हैं। इतना सारा पैसा है, इतना बड़ा घर है, क्या ये लोग बिजली का खर्चा नहीं उठा सकते जो पूरे घर में अंधेरा करके रखते हैं। और एक वो जानवर पता नहीं आंखें हैं या टॉर्च, अंधेरे में भी उन्हें सारी चीज अच्छे से दिखाई देती है और मैं बार बार गिरती रहती हूँ। नियति मुंह बनाते हुए अपनी कमर को सहला रही थी। अब्रम ने उसे घूरते हुए कहा, अच्छा तो तुम मुझे अकेले में ये सब कहती हो। उसने जैसे ही उसकी बात सुनी उसने चौंककर सिर उठाकर अब्रम की तरफ देखा। नियति का चेहरा अंधेरे में था और अब्रम के चेहरे पर भी सिर्फ उसकी आंखों पर ही रोशनी पड़ रही थी। अब्रम की काली आंखें उसे गुस्से में घूर रही थी। उसे देखते ही नियति का गला सूख गया और वो डरते हुए खुद से बोली, हे भगवान, मैंने बुराई भी की तो किसके सामने? अब ये जानवर मुझे नहीं छोड़ेगा। नियति उसे देखते हुए कांप रही थी। अब्रम ने अपना एक हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया तो उसने भी डरते हुए अपना हाथ अब्रम के हाथ में दे दिया। अब्रम ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और उसे ऊपर की तरफ खींचा। पतली दुबली नियति उसके खींचने से उसके सीने से जा लगी। नियति के हाथ उसके सीने पर आकर जम गए थे। अब्रम ने उसे कमर से पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखने लगा। नियति डरते हुए उसे देख रही थी। अब्रम ने उसकी आंखों में देखते हुए कठोरता से कहा, तो तुम मेरे बारे में ये सब सोचती हो? नियति ने धीरे से नमे सिर हिलाया। तो अब्रम ने उसे और कसकर पकड़ लिया और उसके ऊपर झुकते हुए बोला, अच्छा फिर अभी जो तुमने कहा वो क्या था? नियति पीछे की तरफ झुकते हुए बोली, वो मैं। पर तभी अधम ने अपनी एक उंगली नियति के होठों पर रख उसे खामोश कर दिया। नियति के झुकने से उसके चेहरे पर अब रोशनी पड़ रही थी, जिसमें उसका चेहरा चांद के समान चमक रहा था। अधम उसके खूबसूरत चेहरे में कहीं खोसा गया था। वो नियति के खूबसूरत चेहरे को ऐसे देख रहा था जैसे कोई जौहरी बेसकीमती हीरे को देखता है। नियति के चेहरे की चमक भी किसी हीरे से कम नहीं थी। उसका चेहरा भी हीरे की तरह तरासा हुआ और बहुत खूबसूरत था। अब्रम जो उसमें खोया हुआ था उसने फील किया कि नियति के होठों घबराहट में कांप रहे हैं। अब्रम को उसके होठों की कंपन अपनी उंगली पर महसूस हो रही थी। वो नियति के होठों के नीचे तिल के पास अपनी उंगली से रब करने लगा। नियति ने उसके कंधे पर अपने हाथों की पकड़ को कसते हुए अपनी आंखों को बंद कर लिया। अब्रम के इस तरह करने से अब उसका पूरा शरीर ही कांपने लगा था। अब्रम होठों को तिरछा कर मुस्कुराया और उसके कान के पास अपनी गहरी आवाज में धीरे से बोला, तो मेरे छूने से तुम्हें फर्क पड़ता है टर्टल? नियति ने उसकी बात सुनकर अपनी आंखें खोली और अपनी तेज होती धड़कनों को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश करने लगी। अब्रम ने जानबूझकर अपने गाल को नियति के गाल पर रब किया तो एक बार फिर नियति ने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। उसकी तेज धड़कनों को सुन और उसकी घबराहट को महसूस कर अब्रम धीरे से मुस्कुराया। अब्रम ने उसका चेहरा देखा। नियति अपनी आंखें बंद किए खड़ी थी और गहरी गहरी सांसें ले रही थी। अब्रम उसके मासूम चेहरे में खोया हुआ था। आज नियति के एहसास उसे अपनी ओर खींच रहे थे। अब्रम उसके चेहरे को एकटक निहार रहा था। तभी उसने नियति के गाल को धीरे से छुआ तो उसकी ठंडी उंगलियों की छुअन को अपने चेहरे पर महसूस कर नियति का शरीर अंदर तक कांप उठा। अब्रम ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा और उसके माथे से अपना माथा जोड़ दिया। उसकी गर्म सांसें नियति के चेहरे पर पड़ रही थी। घबराहट और बेचैनी में नियति ने अपने दोनों हाथों की कसकर मुट्ठी बना ली। उसे देखते हुए अब्रम मन में ही खुद से बोला, मुझे कभी धोखा मत देना टर्टल, धोखा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ये कहकर अब्रम ने उसके माथे को धीरे से अपने होठों से छू लिया। जब नियति ने उसके होठों को अपने माथे पर महसूस किया तो उसके अंदर जैसे 1000 तितलियां एक साथ उड़ने लगी। उसे एक सुकून का एहसास हुआ जिसे महसूस कर उसके कांपते होंठ धीरे से खिल गए और हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर बिखर गई। अब्रम इससे आगे बढ़ता कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। आवाज सुनकर दोनों ही एक दूसरे से जल्दी से दूर हो गए। अब्रम ने बहुत ही गुस्से में दरवाजे की तरफ देखा तो वहां शीला खड़ी थी। अश्वम उसे गुस्से में घूरने लगा। शीला उससे डरते हुए जल्दी से बोली, मेम साहब आप दोनों को डिनर के लिए बुला रही है। अपनी बात कहकर शीला वहां से ऐसे गायब हुई जैसे अब्रम ने उसके पीछे जंगली कुत्ते छोड़ दिए हो। नियति अभी भी अब्रम की तरफ पीठ किए खड़ी अपनी साड़ी के पल्लू को दोनों हाथों से मसल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था अभी अभी उनके बीच ये क्या हुआ। वो इंसान जो उससे नफरत करने का दावा करता है, आज वो उसके अचानक इतना करीब कैसे आ गया और उसने भी अब्रम को रोका क्यों नहीं। अब्रम के ख्याल भी कुछ नियति जैसे ही थे। वो खुद में ही उलझा हुआ क्लोजेट रूम की तरफ बढ़ गया। नियति भी जल्दी से रूम से बाहर चली गई। वो जब डाइनिंग हॉल में पहुंची तो शीला वसुंधरा के बहुत करीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे शीला उसे कुछ बता रही हो। फिर नियति को देखते ही शीला जल्दी से वसुंधरा से दूर होकर खड़ी हो गई। वही वसुंधरा ने नियति को देखकर मुस्कुरा कर कहा, नियति बेटा तुम आ गई। अब्रम कहाँ है? वो वसुंधरा के सवाल पर कुछ कहती उससे पहले ही अब्रम उसके पीछे से आते हुए बोला, मैं यहाँ हूँ मॉम। फिर अश्वम अपनी चेयर खींचकर बैठ गया।
वसुंधरा ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और अपनी प्लेट में खाना सर्व करते हुए बोली, कल पार्टी है, तुम्हें याद तो रहेगा ना। इस बात पर अब्रम ने बिना वसुंधरा की तरफ देखे कहा, मैं जल्दी आ जाऊंगा मॉम। फिर इसके बाद किसी ने कुछ नहीं कहा और नियति ने अब्रम के प्लेट में खाना सर्व किया और फिर खुद को सर्व कर खाने लगी। खाने के बाद नियति किचन का काम निपटाकर अपने रूम में चली गई और वसुंधरा अपने रूम में चली गई। वही अब्रम एक रूम में आ गया जहां टाइगर और जगुआर पहले से ही उसका वेट कर रहे थे। अब्रम को देखकर टाइगर ने जल्दी से कहा, मेरे सारे आदमी दिल्ली के कोने कोने में उसे ढूंढ रहे हैं, वो ज्यादा देर तक हमसे छुप नहीं सकता। अब्रम ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, गुड, कल घर में पार्टी है तो तुम केयरफुल रहना, सिक्योरिटी डबल कर दो, कोई भी अननोन पसंद मुझे मेरे घर में नहीं चाहिए। उद्धरण चिन्ह। जगुआर ने सिर हिलाते हुए कहा, ओके बीस्ट, मैं इस पर नजर रखूंगा। उद्धरण चिन्ह। फिर कुछ और देर तक बातें करके अब्रम अपने रूम में आ गया। अंदर आते ही उसकी नज़र बेड पर सो रही नियति पर गई और उसे सोते देखकर अब्रम की आईब्रो तन गई। अब्रम उसे देखते हुए उसके पास आया और फिर उसे करीब से देखते हुए बोला, टर्टल तुम सो कैसे सकती हो? तुम यहाँ मुझे सुलाने के लिए हो ना कि खुद सोने के लिए? उद्धरण चिन्ह। अब्रम ने उसे उठाने के लिए अपना एक हाथ आगे बढ़ाया, पर उसके चेहरे के पास ले जाकर उसने अपने हाथ को रोक लिया। नियति सोते हुए बहुत मासूम लग रही थी। उसके चेहरे पर बिखरी मासूमियत एक छोटी बच्ची जैसी थी। अधम ने उसे सोने दिया और तिरछा मुस्कुराते हुए बेड पर आ गया। फिर हमेशा की तरह उसने नियति की कमर को अपनी बाहों में भरा और उसकी कमर पर सिर रखकर सो गया। रात के करीब 12 बजे बज रहे थे। नियति जो गहरी नींद में सो रही थी, अचानक उसके माथे पर सिलवटें आ गई और वो अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को रगड़ने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी स्किन जल रही हो। दर्द और जलन को महसूस कर नियति नींद में ही अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से रगड़ते हुए रोने लगी। उसके बार बार हिलने डुलने से अब्रम की आंखें भी खुल गई और तभी उसे नियति के सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। अब्रम ने उठकर उसे देखा तो नियति रोते हुए अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को रगड़ रही थी। ये देखकर अब्रम ने उसकी बाह पकड़ उसे हिलाते हुए कहा, टर्टल तुम्हें क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? नियति ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और रोते हुए अपना चेहरा रगड़ती रही। उसे ऐसे अपना चेहरा रगड़ते देखकर अब्रम ने उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और उसके चेहरे से दूर करते हुए कहा, ये क्या कर रही हो तुम? क्यों खुद को हट कर रही हो? टर्टल आंखें अपनी खोलो। उसके कहने पर नियति ने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। नियति रोते हुए अब्रम को देख रही थी। फिर वो रोते हुए ही बोली, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत जलन हो रही है। उसकी बात सुनकर अब्रम उसे देखते हुए बोला, तुम्हें दर्द हो रहा है पर कहाँ? क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? नियति नामे सिर हिलाकर रोते हुए बोली, नहीं, चोट नहीं लगी, मेरा चेहरा जल रहा है। उसकी बात सुनकर अब्रम ने बेड साइड टेबल पर रखे लैंप को जलाया और लैंप की रोशनी में नियति का चेहरा देखा तो उसका पूरा चेहरा लाल पड़ चुका था। उसके चेहरे की ऐसी हालत देखकर अब्रम की भौहें गुस्से में तन गई। उसने जल्दी से रूम की लाइट ऑन की और नियति को ध्यान से देखने लगा। उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था और देखने में बहुत भद्दा लग रहा था। नियति दर्द में सिसक रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब्रम ने उसे बिठाया और उसके हाथों को नीचे करते हुए बोला, टर्टल डोंट क्राई, रिलैक्स, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो? नियति रोते हुए बोली, बाबा बहुत जलन हो रही है, दर्द भी हो रहा है। वो बोलते हुए सिसक रही थी। अब्रम उसे ऐसे देख नहीं पा रहा था। उससे नियति का इस तरह रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आज पहली बार अब्रम को अपने सीने में दर्द का एहसास हो रहा था। नियति को रोते हुए देखकर अब्रम को लग रहा था जैसे कोई उसके सीने में खंजर घोंप रहा हो। अब्रम की नजरें अभी भी नियति पर ही थी। उससे जब नियति की हालत और देखी नहीं गई तो अब्रम ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर रूम से बाहर चला गया। कुछ ही देर में हॉल में सभी इकट्ठा हो गए थे। वसुंधरा, टाइगर, पाइथन और जगुआ सभी नियति की हालत देखकर शॉक रह गए। नियति सोफे पर बैठी रो रही थी और अब्रम सबको घूर रहा था। वसुंधरा जल्दी से उसके पास जाते हुए बोली, बेटा ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? ये लाल धब्बे तुम्हारे चेहरे पर कैसे? अब्रम ने वसुंधरा को बीच में ही रोकते हुए कहा, मोम आप टर्टल को पार्लर ले गई थी, फिर ये कैसे हुआ? उद्धरण चिन्ह। वसुंधरा बोली, बेटा मुझे लगता है नियति को एलर्जी हो गई है, शायद कोई क्रीम नियति को सूट नहीं की। अब्रम फिर गुस्से में बोला, मोम मुझे उस पार्लर का नाम बताइए, उस मेकओवर आर्टिस्ट का नाम बताइए, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वसुंधरा उसे समझाते हुए बोली, अब्रम शांत हो जाओ, हो जाता है बेटा कभी कभी ऐसा, मैं उससे बात करती हूँ, वो इसका जरूर कोई सॉल्यूशन निकालेगी। अब्रम ने उसे कुछ नहीं कहा और टाइगर की तरफ देखा तो टाइगर जल्दी से बोला, 20 डॉक्टर बस आ रहे हैं। जगुआ डॉक्टर को लेने विला से बाहर चला गया। उधर वसुंधरा भी कॉल पर सीमा से बात कर रही थी। वसुंधरा की बात पर दूसरी तरफ से सीमा ने कहा, रिलैक्स वसु, हो जाता है कभी कभी ऐसा, कुछ लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है, इस तरह की एलर्जी आम बात। इस बात पर वसुंधरा गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, तुझे ये आम बात लग रही है? सीमा, अगर उस लड़की को कुछ हुआ तो जान ले लेगा 20 तेरी, अब जल्दी से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता। सीमा बोली, वसु एलर्जी तो इतनी जल्दी ठीक नहीं होगी,
पर उसका दर्द कम हो जाएगा। फिर सीमा कॉल पर ही वसुंधरा को सॉल्यूशन बताने लगी। सीमा से बात कर वसुंधरा ने शीला को सब समझाया और फिर नियति के पास आ गई। वसुंधरा उसके बराबर में बैठ गई और उसे संभालने लगी। नियति का रोना अभी भी कम नहीं हुआ था। अब्रम को उसे रोते हुए देखकर गुस्सा आ रहा था। वहीं उधर सीमा ने वसुंधरा से बात करने के बाद एक नंबर डायल किया और कॉल रिसीव होते ही कहा, तुम्हारा काम हो गया है। इधर जगुआ डॉक्टर को लेकर आया और डॉक्टर अब्रम को ग्रीट करने के बाद नियति का ट्रीटमेंट करने लगे। डॉक्टर ने नियति को चेक करके अब्रम से कहा, इन्हें स्किन एलर्जी हुई है, मैं मेडिसिन दे देता हूँ जिससे इनका दर्द और जलन कम हो जाएगा, पर चेहरा पहले जैसा नॉर्मल होने में 3 से 4 दिन लग जाएंगे। डॉक्टर की बात पर अब्रम कुछ कहता कि उससे पहले ही वसुंधरा ने चौंकते हुए कहा, क्या 3-4 दिन? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? कल यहाँ पार्टी है जिसमें मैं नियति को सबसे इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ और आप कह रहे हो 3-4 दिन? आप कुछ भी करिए और नियति का चेहरा पूरी तरह ठीक करिए, मुझे मेरी बहू पहले जैसी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर घबराते हुए बोला, मैम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, इस एलर्जी को ठीक होने में 3 से 4 दिन ही लगेंगे। अधम जो इतने देर से दोनों की कन्वर्सेशन सुन रहा था वो बीच में बोला, मोम अगर आप पार्टी पोस्टपोन। वसुंधरा उसकी बात काटते हुए बोली, नहीं अब्रम इन्विटेशन जा चुका है, सारी तैयारियां भी हो चुकी हैं, पार्टी पोस्टपोन नहीं हो सकती। ये सुन अब्रम बोला, तो ठीक है, नियति पार्टी में ऐसे ही आएगी। ये बोलकर अब्रम उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ के उसे उठाते हुए बोला, चलो। तभी वहां शीला अपने हाथ में एक कटोरी लेकर आई। वसुंधरा ने उसे देखकर अब्रम से कहा, बेटा ये नियति के चेहरे पर लगाने दो, फिर उसे ले जाना। अब्रम ने शीला के हाथ में पकड़ी कटोरी को देखते हुए कहा, ये क्या है? वसुंधरा शीला के हाथ से कटोरी लेकर बोली, ये लेप है, पार्लर की मैनेजर ने बोला है, इसे लगाने से नियति का चेहरा जल्दी ठीक हो जाएगा। ये सुन अधम ने गुस्से में कटोरी को घूरते हुए कहा, फेंक दो इसे। ये कहकर वो नियति को लेकर वहां से चला गया। वही वसुंधरा उसे जाते हुए देखती रह गई। नियति रो रही थी। अब्रम उसे मेडिसिन देते हुए बोला, इसे ले लो, तुम्हें रिलीफ मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। नियति ने चुपचाप उसके हाथ से मेडिसिन और पानी का ग्लास ले लिया। उसे मेडिसिन खिलाने के बाद अब्रम ने उसे सॉफ्ट टोन में कहा, सो जाओ। नियति अभी भी रो रही थी। उसे रोते देखकर अब्रम उसके सामने बैठ गया और उसकी दोनों बाहें पकड़ के बोला, लुक एट मी टर्टल। उसके बोलने पर नियति उसे देखने लगी। अब्रम ने उसे सुबकते हुए देखकर कहा, टर्टल स्टॉप क्राइंग, तुम्हारे चेहरे पर सिर्फ मेरा डर मुझे अच्छा लगता है, तुम रो सिर्फ वजह से सकती हो, अंडरस्टूड। नियति उसकी बात सुनकर एकदम शांत हो गई। अब्रम के लहजे में आदेश था जिसे उसे मनाना ही था। नियति ने सुबकते हुए अपने आंसू पोंछे और अब्रम ने उसे बेड पर लेटने का इशारा किया। वो चुपचाप सुबकते हुए बेड पर लेट गई, पर उसे हल्की हल्की जलन अभी भी हो रही थी जिसकी वजह से नियति के ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। ये देखकर अब्रम उसके पास बैठ गया और अपना एक हाथ उसके सिर पर रखकर उसके सिर को धीरे धीरे सहलाने लगा। फिर उसे सुलाते हुए अब्रम ने मन ही मन खुद से कहा, ये मुझे क्या हो रहा है, मैं ऐसे क्यों बिहेव कर रहा हूँ, उसके दर्द से मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है। जब कुछ देर बाद अब्रम ने एक नज़र नियति को देखा तो वो सो चुकी थी। अब्रम उठा और बेड पर दूसरी तरफ लेट गया। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, वो कुछ सोच रहा था। तभी अचानक से नियति ने करवट ली और पलटकर उसके सीने पर अपना एक हाथ रख दिया। अधम ने तिरछी नजरों से उसे देखा और उसे देखते हुए ही उसकी तरफ पलट गया। नियति का चेहरा अभी भी लाल था, पर वो सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। अब्रम को एहसास भी नहीं हुआ और उसके होठों पर नियति को देखते हुए एक हल्की सी मुस्कान आ गई। क्या तुम सच में इनोसेंट हो? क्या मैंने तुम्हें गलत समझ लिया? तुम हो कौन टर्टल? मैं जानना चाहता हूँ तुम्हें। ये सोचते हुए अब्रम उसे देखे जा रहा था। उसने नियति के हाथ को अपने ऊपर से नहीं हटाया और उसे देखते हुए कब उसकी पलकें भारी हो गईं, उसे भी पता नहीं चला। अगली सुबह जब नियति नींद में ही कसमसाई तो उसे महसूस कि उसका शरीर किसी मजबूत चीज से बंधा हुआ है। खुद को बंधा हुआ महसूस कर नियति ने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों के सामने काला कपड़ा था। उसने धीरे से अपना सिर उठाकर ऊपर देखा तो उसकी आंखों के सामने अश्वम का चेहरा था। अधम का चेहरा सोता हुआ बहुत मासूम और प्यारा लग रहा था। नियति कुछ पल के लिए उसे देखते हुए उसके चेहरे में ही खो गई। कल रात जिस तरह आपने मुझे संभाला, मेरी मदद की, उसे देखकर लगा ही नहीं कि एक आप जानवर हैं। आपके अंदर भी एक अच्छा इंसान है जिसे अपने क्रूर औरे के पीछे छुपा रखा है। ये सोचते हुए नियति को महसूस हुआ कि वो अब्रम के कितने करीब है। ये देखकर नियति उसकी बाहों में कसमसाने लगी। अब्रम ने उसे अपनी बाहों में मजबूती से जकड़ा हुआ था, इसलिए उसके लगातार हिलडुलने से अब्रम की नींद भी टूट गई और उसने अपनी नींद से भारी पलकों को जबरदस्ती खोलते हुए अपनी भारी आवाज में कहा, टर्टल डोंट मूव इन। पर नियति ने उसकी बात को इग्नोर किया और उसकी बाहों से आज़ाद होने की कोशिश करती रही। अब्रम ने गुस्से में अपनी आंखें खोली और उसके ऊपर झुककर उसे घूरते हुए बोला, टर्टल तुम क्या पागल हो? एक बार में तुम्हें बात समझ नहीं आती? तुम यहाँ मुझे सुलाने के लिए हो, ये जानते हुए भी तुम बार बार मुझे नींद से जगा देती हो।
नियति खामोशी से चुपचाप उसकी बात सुनती रही। उसके चेहरे पर डर और घबराहट दोनों ने ही डेरा डाला हुआ था। अब्रम उसे देखते हुए फिर बोला, अब कुछ तो बोलो। नियति डरते हुए बोली, वो में मैं मुझे टर्टल इसके आगे भी कुछ बोलूं। ये सुन नियति ने जल्दी से कहा, सुबह हो गई है, मुझे आपके और सासू माँ के लिए नाश्ता बनाना है। उसकी बात पर अब्रम ने उसे भौहें सिकुड़ कर देखा। आर यू मेड टर्टल, खुद की हालत देखो और तुम्हें हमारे नाश्ते की पड़ी है। चुपचाप यहीं लेटी रहो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। तारांकन, आर यू मेड टर्टल, खुद की हालत देखो और तुम्हें हमारे नाश्ते की पड़ी है। चुपचाप यहीं लेटी रहो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। ब्रेकफास्ट आस्था आंटी बना देंगी। ये कहकर अब्रम उसके ऊपर से उठकर खड़ा हो गया और वॉशरूम की तरफ जाते हुए बोला, टेक सम रेस्ट टर्टल। नियति फिर से अब्रम को अपने ऊपर रोब झाड़ते देखकर बोली, मैंने जो कुछ भी थोड़ी देर पहले कहा सब गलत है। उनके अंदर कोई भी अच्छा इंसान नहीं है, वो जानवर है। जानवर? वही टाइगर नियति की कंडीशन के बारे में आस्था के बता रहा था। आस्था ने जब उसकी पूरी बात सुनी तो उसे नियति की चिंता होने लगी और फिर आस्था अपनी चिंता भरी आवाज में टाइगर से बोली, मैं नियति से मिलकर आती हूँ। टाइगर ने जल्दी से आस्था का हाथ पकड़ते हुए कहा, आंटी अभी आप उनसे नहीं मिल सकती, फॉरेस्ट क्वीन अभी बीस्ट के साथ है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आस्था ने धीरे से सिर हिला दिया और चुपचाप किचन में चली गई। टाइगर ने सोचते हुए खुद से कहा, पता नहीं अब शाम को पार्टी में क्या होगा। फॉरेस्ट क्वीन कैसे ऐसे चेहरे के साथ सबके सामने आएंगी। वहीं अब्रम जब शॉवर लेकर रूम में आया तो उसे नियति कहीं नहीं दिखी। उसे रूम में न देखकर अब्रम ने गुस्से में खुद से कहा, टर्टल तुम आजकल मेरी बातों को इग्नोर करने लगी हो। एक बार तुम ठीक हो जाओ फिर मैं तुम्हें पनिश करूंगा। तुम ऐसे कैसे मेरी बात को इग्नोर कर सकती हो। वो गुस्से में ही खुद से बोले जा रहा था, तभी अचानक से उसकी नज़र बालकनी की तरफ गई। नियति बालकनी की रेलिंग के सहारे टिककर खड़ी अपने दोनों हाथ फैलाए ठंडी हवा को महसूस कर रही थी। उसे देखते हुए अब्रम ने अपनी कई ब्रो चढ़ाए और तिरछा मुस्कुराते हुए उसके पास जाने लगा। जैसे ही नियति को अपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील हुई, उसने मुड़कर देखा और अब्रम को अपने सामने देखकर वो चौंक गई। वहीं एक बार फिर उसके चेहरे पर अपना डर देखकर अब्रम तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे चेहरे पर मेरा डर कितना अच्छा लगता है टर्टल। फिर नियति को ऑर्डर देते हुए वो आगे बोला, चलो चलकर रूम में रेस्ट करो। नियति किसी छोटे आदर्श बच्ची की तरह उसकी बात मानकर चुपचाप धीमे में कदमों से रूम में आ गई और जैसे ही वो बेड पर बैठने को हुई उसकी नज़रें अचानक से ड्रेसिंग की तरफ घूमी और मिरर में अपना चेहरा देखकर वो जोर से चिल्लाई। उसकी चीख सुनकर अब्रम जल्दी से उसके पास गया और उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, टर्टल तुमसे किसने कहा था मिरर देखने के लिए, पागल लड़की मेरी तरफ देखो। उद्धरण चिन्ह। पर इस बार नियति पर उसकी डांट का कोई असर नहीं हुआ और वो अब्रम के सीने से लगकर रोने लगी। अधम ने उसका सिर सहलाया और उसे खुद से अलग करके बोला, टर्टल तुम्हारा चेहरा 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, अब चुप हो जाओ नहीं तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा। ये सुनकर नियति जल्दी से चुप हो गई। अब्रम रेडी होकर डाइनिंग हॉल में आया और वसुंधरा उसे देखकर चिंता भरी आवाज में बोली, बेटा नियति अब कैसे। अब्रम बोला, शी इज फाइन, वो रूम में रेस्ट कर रही है। फिर आस्था की तरफ देख बोला, आंटी टर्टल का ब्रेकफास्ट आप रूम में ले जाइए। आस्था ने सिर हिलाया और फिर नियति के लिए ब्रेकफास्ट लेकर अब्रम के रूम में जाने लगी। आस्था मुस्कुरा रही थी, उसे नियति से मिलना था और ब्रेकफास्ट के बहाने उसे नियति से मिलने का एक मौका मिल गया था। आस्था जैसे ही अब्रम के रूम में आई, उसे नियति बेड पर बैठी दिखी। उसका चेहरा दूसरी तरफ था, पर जैसे ही आहट सुनकर नियति ने दरवाजे की तरफ देखा तो आस्था को देखकर वो खुश हो गई। वही आस्था उसके चेहरे को देखकर अवाक रह गई। नियति जल्दी से आस्था के गले लगकर रोते हुए बोली, माँ देखो ना मेरे चेहरे को क्या हो गया। आपको पता है कल मुझे बहुत जलन हो रही थी। नियति रोते हुए आस्था को अपने दर्द के बारे में बताने लगी। आस्था ने उसे खुद से अलग किया और फिर उसे चुप करवाते हुए कहा, नियति बेटा रोते नहीं, तुम्हारा चेहरा जल्दी ठीक हो जाएगा, पहले तुम नाश्ता कर लो। और फिर नियत उसकी बात मानकर नाश्ता करने लगी। शाम का वक्त बीस्ट विला रोशनी से जगमगा रहा था, पर रोशनी मिला के अंदर नहीं बाहर गार्डन में फैली हुई थी। सभी गेस्ट आ चुके थे। वसुंधरा डिजाइनर साड़ी, हैवी मेकअप और डायमंड और प्लेटिनम की ज्वेलरी के साथ हमेशा की तरह गॉर्जियस दिख रही थी और सबसे मिल रही थी। पार्टी में सभी थे सिवाय अब्रम और नियति के। पार्टी में मौजूद लोगों की नजरें अब्रम और उसकी वाइफ को तलाश रही थी। वही माया भी अब्रम को देखने के लिए बेताब हो रही थी। उसने अपनी नजरें विला के एंट्रेंस डोर पर जमा हुए ही खुद से कहा, ओह कॉमन बीस्ट, और कितना इंतजार करवाओगे, अब तो आ जाओ, तुम्हारी एक झलकने देखने के लिए मैं कब से तरस से ही हूँ। तभी माया का इंतजार खत्म हुआ और बीस्ट चारकोल ब्लैक कलर के सूट में चेहरे पर एरोगेंट लुक और अपने रूडोरे को बरकरार रखते हुए अपने ही स्टाइल में चलते हुए पार्टी में आया। जैसे ही अब्रम पार्टी में आया, सबकी नजरें उस पर टिक गई। सभी उसे आज पास से देख रहे थे। वसुंधरा की नजर जैसे ही अब्रम पर गई, वो तुरंत ही उसके पास चली गई और अब्रम की एक बाह को स्टाइल से अपने दोनों हाथों से पकड़ के उसे सबके बीच ले आई और उसे उनसे मिलवाने लगी। माया की नजरें अभी भी अब्रम पर ही थीं। उसकी आंखों में अब्रम के लिए डिजायर साफ झलक रही थी।
वो वाइन की शिप लेते हुए नशीली आंखों से अब्रम को ही देख रही थी। वहीं उधर वसुंधरा की एक फ्रेंड ने उससे कहा, बीस्ट एज यूजुअल प्रिंस चार्मिंग लग रहा है, पर तेरी बहू कहाँ है? सुना है तू बीस्ट के लिए चांद का टुकड़ा लेकर आई। अपनी फ्रेंड की बात पर वसुंधरा चौंक गई और जबरदस्ती से मुस्कुराते हुए बोली, सॉरी मीनाक्षी, मेरी बहू से तू आज मिल नहीं सकती, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। इस बात पर मीनाक्षी बोली, पर यह पार्टी तो उसी के लिए थी फिरा। मीनाक्षी इसके आगे कुछ कहती उससे पहले ही अब्रम ने कहा, वेट ए फ्यू मिनट्स, वो आ रही हैं। वसुंधरा ने कनखियों से अब्रम की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए मीनाक्षी से बोली, एक्सक्यूज मी। ये कहकर वसुंधरा अब्रम को लेकर साइड में चली गई और उससे बोली, हमने थोड़ी देर पहले क्या डिसाइड किया था, हम नियति को पार्टी में नहीं लाएंगे। तूने देखा ना नियति कितनी नर्वस थी, फिर ऐसे चेहरे के साथ वो पार्टी में कैसे आएगी? उद्धरण चिन्ह। अब्रम उसकी बात पर तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, प्रॉब्लम सॉल्व मॉम। वसुंधरा को उसकी बात समझ नहीं आई और वो हैरानी उसे देखने लगी। अब्रम ने वसुंधरा को विला के एंटर डोर की तरफ देखने का इशारा किया। वसुंधरा ने गर्दन घुमाए और सवालिया नजरों उस तरफ देखने लगी। तभी आस्था नियति को अपने साथ लिए बाहर आई और नियति को देखते ही वसुंधरा की आंखें फटी की फटी रह गई। पार्टी में सभी गेस्ट की नजरें नियति पर थीं और सभी लोग उसे हैरानी से आंखें बड़ी किए देख रहे थे। वहीं अब्रम के होठों पर तिरछी मुस्कान थी। वसुंधरा और सभी की आंखें हैरानी से नियति को देख रही थी। इस वक्त नियति के चेहरे पर कोई लाल धब्बा या लाल निशान नहीं था। नियति पहले की तरह ही बहुत खूबसूरत लग रही थी और उसने सिल्क की एक बहुत महंगी साड़ी पहनी हुई थी। लाइट मेकअप, लाइट बेज ज्वेलरी और खुले बालों में नियति बला की खूबसूरत लग रही थी। और फिर वसुंधरा ने नियति को देखते हुए कहा, ये कैसे हुआ? नियति का चेहरा ठीक कैसे हो गया? अब्रम तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, मॉम, आस्था आंटी के नुस्खे का कमाल है, उन्होंने ही अपने नुस्खों से टर्टल का चेहरा पहले जैसा कर दिया। ये सुनकर वसुंधरा मुस्कुराते हुए नियति के पास चली गई। वही माया ने नियति को देखते हुए खुद से कहा, वाह, ये तो कमाल ही हो गया, अगली चेहरा इतना खूबसूरत कैसे हो गया? हाउ इज दैट पॉसिबल? ये कहते हुए माया ने अपने हाथ में पकड़े वाइन के गिलास को और कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में नियति की खूबसूरती चुभ रही थी। माया ने अपनी नजरें अब्रम की तरफ घुमाई। अब्रम की नजरें भी नियति पर ही थी। वो तिरछा मुस्कुराते हुए नियति को ही देख रहा था। ये देखकर माया को और गुस्सा आ गया और वो गुस्से में अब्रम को देखते हुए बोली, तो अब तुम्हें भी ये लड़की पसंद आने लगी है? अधम, इसकी जीकात तो तुम्हारे जूते साफ करने की भी नहीं है जिसे तुमने अपनी बीवी बन लिया है। सचे फुल अधम, तुम इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? ये कहते हुए माया की नजरें लगातार अब्रम को घूर रही थी। तभी उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन की आवाज़ आई। उसने अपना फ़ोन देखा तो डिस्प्ले पर एक मैसेज शो हो रहा था। माया मैसेज ओपन करके पढ़ने लगी, रिलैक्स बेबी डॉल, रिलैक्स, अगर अब्रम को ऐसे देखोगी तो सबको तुम्हारा सच पता चल जाएगा। इस मैसेज को पढ़ते ही माया ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन ठीक किए और नॉर्मल होते हुए हल्के से मुस्कुराते हुए इधर उधर देखने लगी। वहीं उधर वसुंधरा नियति के पास पहुंचकर उसे अपने साथ सबके बीच ले आई और उसे सबसे मिलवाने लगी। नियति दोनों हाथ जोड़े सबसे मिल रही थी। अब्रम भी अपने बिजनेस पार्टनर और क्लाइंट से मिलने में बिजी था। मीडिया को इस पार्टी की खबर थी, पर फिर भी वो इस पार्टी से दूर ही थे। उन्हें इस पार्टी को कवरेज करने की परमिशन नहीं थी। अब्रम ने खुद मीडिया में कॉल करके उन्हें धमकी दी थी, अगर अब की बार किसी ने भी उसके बिना परमिशन के उससे रिलेटेड किसी भी न्यूज को पब्लिश किया तो बीस्ट का कहर झेलने के लिए वो तैयार रहे। उसके ही डर से मीडिया इस पार्टी से दूर थी। वसुंधरा नियति को सबसे मिलवाते हुए अपनी फ्रेंड मीनाक्षी के पास आ गई। मीनाक्षी नियति को देखते हुए बोली, वाकई वसुंधरा, तू बीस्ट के लिए चांद का टुकड़ा ले आई है, बहुत खूबसूरत है तेरी बहू। वसुंधरा उसकी बात पर मुस्कुराते हुए मीनाक्षी से बात करने लगी। नियति इधर उधर देख रही थी कि तभी उसे अपनी कमर पर एक जानी पहचानी छुअन का एहसास हुआ और नियति चौंक गई और उसने जल्दी से अपने राइट साइड देखा तो अब्रम ने उसके लेफ्ट साइड से कहा, मैं यहाँ हूँ। नियति ने उसकी तरफ देखा तो अब्रम ने उसकी काली आंखों में देखते हुए कहा, जानती हो ना तुम्हें सबसे कैसे मिलना है? नो एक्स्ट्रा वर्ड, जो सिखाया है सिर्फ उतना ही कहना, वरना तारानकन सजा मिलेगी। नियति अब्रम की आंखों में देखते हुए जल्दी से बोली। अब्रम तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, गुड्डल टर्टला, तुम समझदार हो और मुझे समझदार लोग अच्छे लगते हैं। नियति चुपचाप अब्रम को देखते हुए उसकी बात सुन रही थी। अब्रम ने उसके चेहरे पर अपना डर देखकर धीरे से कहा, टर्टल, तुम पार्टी में हो, सब हमें देख रहे हैं, थोड़ा मुस्कुराओ। उसकी बात मानकर नियति जल्दी से मुस्कुराने लगी और फिर इधर उधर देखने लगी, पर अब्रम की नजरें उसके चेहरे पर ही टिकी थी। जब नियति इधर उधर देख रही थी तब उसके कान में पहने ईयरिंग्स हिल रहे थे और अब्रम उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। तभी उसे डिस्टर्ब करते हुए एक आदमी ने कहा, मिस्टर चौहान, आपकी वाइफ बहुत खूबसूरत है। अधम ने नजरें घुमाकर आवाज की दिशा में देखा। सामने मध्यम उम्र का एक आदमी खड़ा उसे और नियति को मुस्कुराते हुए देख रहा था। तभी उस आदमी ने नियति के सामने अपना एक हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो मिसेज चौहान। अब्रम उसके हाथ को घूरने लगा जैसे वो अभी ही उसका हाथ काट देगा। वहीं नियति को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे।
उसने तिरछी नजरों से अभ्रम को देखा तो वो अभी भी अपने सामने खड़े आदमी को घूर रहा था। नियति जो अब अभ्रम को थोड़ा थोड़ा समझने लगी थी, इसलिए अभ्रम के उस आदमी को ऐसे देखने मतलब वो अच्छे से समझ रही थी कि अभ्रम उसे गुस्से में घूर रहा है। तभी अभ्रम ने उस आदमी के हाथ में अपना हाथ देते हुए कहा, नाइस टू मीट यू वर्मा। ये कहते हुए अभ्रम ने उसका हाथ जोर से दबा दिया, जिससे वर्मा के हाथ में दर्द होने लगा और वर्मा उस दर्द को बर्दाश्त करते हुए जबरदस्ती मुस्कुरा रहा था। और वर्मा अब समझ भी गया था कि अभ्रम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। जब वर्मा से दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने जल्दी से कहा, सॉरी बीस्ट, मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। फिर वर्मा नियति की तरफ देख बोला, सॉरी मिसेज चौहान। नियति तो पहले ही डरी हुई थी और अभ्रम को वर्मा के साथ ऐसे बिहेव करते देखकर वो डर गई थी। डर से उसका गला सूख गया था। उसने अभ्रम को डरते हुए देखा तो अभ्रम ने वर्मा से कहा, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा वर्मा, तुम यहाँ से अभी के अभी दफा हो जाओ। ये कहकर उसने वर्मा का हाथ छोड़ दिया और वर्मा पीछे हटता हुआ जल्दी से अधम के सामने से गायब हो गया। अधम ने नियति की तरफ देखा तो उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें छलक आई थी। ये देखकर अभ्रम ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर नियति के माथे पर छलके पसीने को साफ करते हुए कहा, तुम क्यों डर रही हो? गलती उसने की थी इसलिए सजा भी उसे मिली। हाँ, अगर तुमने उससे हाथ मिलाया होता तो मैं तुम्हें भी सजा देता। ये सब अभ्रम ने मुस्कुराते हुए कहा था, पर उसकी बातें सुनकर नियति डर से कांपने लगी थी। उसे कांपते देखकर अभ्रम ने उसे कमर से पकड़ा और अपने करीब करते हुए कहा, तुम मेरी वाइफ हो, इसलिए मेरे करीब रहो ताकि कभी किसी को हमारी शादी का सच पता न चले। अभ्रम के डर से एक बार फिर नियति जबरदस्ती मुस्कुराने लगी। वहीं जब उनसे कुछ दूरी पर खड़े टाइगर और जगुआ ने दोनों को देखा तो वे दोनों भी उन्हें साथ देखकर मुस्कुराने लगे। और तभी जगुआ ने टाइगर से कहा, अब क्या उन्हें देखकर मुस्कुराता ही रहेगा या कुछ काम भी करेगा? टाइगर जगुआ को घूरते हुए बोला, मैं अपना काम ही कर रहा हूँ, तू अपना देख। तुझे तो आज चौकीदार बनना था न, फिर तू यहाँ क्या कर रहा है? जगुआ मुंह बनाकर बोला, हाँ हाँ मैं भी जा रहा हूँ। और फिर जगुआ के जाने के बाद टाइगर धीरे से मुस्कुरा दिया। वहीं अभ्रम और नियति दोनों एक बार फिर गेस्ट से मिलने लगे। जब कोई नियति की तारीफ करता तो अभ्रम अंदर ही अंदर जल भून जाता, तो वही नियति अपनी तारीफ सुनकर मुस्कुराने लगती। उसे कुछ देर पहले का अपना चेहरा याद आया और नियति कुछ देर पहले की बातों के बारे में सोचने लगी। पार्टी से 2 घंटे पहले अभ्रम ने नियति के चेहरे को और उसकी मानसिक भावना को ध्यान में रखते हुए एक डिसीजन लिया और उसे वसुंधरा को सुनाते हुए बोला, मोम मैंने डिसाइड किया है नियति पार्टी में नहीं जाएगी। नियति के चेहरे की हालत को ध्यान में रखते हुए वसुंधरा ने भी उसकी ये बात मान ली थी और फिर वो रेडी होकर पार्टी में चली गई। अभ्रम भी अपने रूम में रेडी हो रहा था और नियति बेड पर बैठी चुपचाप उसे देख रही थी। अभ्रम ने पहले अपनी शर्ट पहनी और फिर ब्लेजर और उसके बाद अभ्रम ने अपने बालों को सेट कर परफ्यूम लगाया और उसके बाद रिस्ट वॉच पहनने लगा। इस बीच नियति उसे बड़े ध्यान से देख रही थी। फिर वो अभ्रम को देखते हुए मन में ही खुद से बोली, ये जानवर दिखता कितना अच्छा है, पर इसका व्यवहार बिल्कुल एक खतरनाक जानवर जैसा है। तभी अचानक से अभ्रम ने नियति की तरफ देखे बिना कहा, तुमने सही कहा टर्टल, मैं एक खतरनाक जानवर ही हूँ और तुम एक छोटी सी मामूली टर्टल जिसे मैं जब चाहे तब खत्म कर सकता हूँ। ये कहते हुए अभ्रम नियति की तरफ मुड़ा और उसे देखने लगा। नियति उससे नजरें चुरा रही थी और मन ही मन उसे कोस रही थी। अभ्रम उसके पास गया और झुककर उसके नाक पर एक उंगली से टेप करते हुए कहा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती टर्टल, इसलिए मुझे कोसना बंद करो। नियति ने अपने मन को स्थिर किया और चुपचाप उसे देखने लगी। फिर अधम ने भी उसे देखते हुए आगे कहा, ये पार्टी तुम्हारे लिए रखी गई थी पर अब तुम जा नहीं रही हो, इसलिए मैं भी जल्दी वापस आ जाऊंगा, तब तक तुम इस रूम से बाहर नहीं जाओगी, अंडरस्टूड? नियति ने धीरे से सिर हिला दिया। अभ्रम अभी उसे देख ही रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों ने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा। आस्था हाथ में एक कटोरी लिए खड़ी थी। अभ्रम ने उसे देखते हुए कहा, आस्था आंटी आप इस वक्त? बेटा मैं अंदर आ जाऊं? अभ्रम ने सिर हिला दिया तो आस्था उसके पास आकर अभ्रम को कटोरी की तरफ इशारा करते हुए बोली, बेटा ये नियति के चेहरे को पहले जैसा कर देगा, अगर तुम कहो तो मैं इसे नियति को लगा दूं। अभ्रम ने कटोरी में रखे लेप को देखते हुए कहा, पर आंटी ये है क्या? आस्था मुस्कुराते हुए बोली, बेटा ये आयुर्वेदिक औषधि से बना लेप है, मेरे पिताजी अपने जमाने के वैद्य थे, उन्हीं के नुस्खों से मैंने ये बनाया है, इससे नियति का चेहरा बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। ये सुनकर अभ्रम के चेहरे के तो भाव नहीं बदले पर नियति खुश हो गई और जल्दी से मुस्कुराते हुए बोली, सच माँ आप सच कह रही है, मेरा चेहरा इसे लगाने से पहले जैसा हो जाएगा। आस्था भी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बेटा। अधम उसे घुरकर देख रहा था। नियति ने जैसे ही उसकी तरफ देखा उसकी हंसी पल भर में गायब हो गई और वो मुंह बनाकर बैठ गई। आस्था ने अभ्रम से फिर पूछा तो अभ्रम ने शालीनता से कहा, आस्था आंटी आप जानती है ना मैं कुछ ही लोगों पर भरोसा करता हूँ और आप उनमें से ही एक हैं। अगर आपको लगता है ये लगाने से टर्टल का चेहरा ठीक हो जाएगा तो उसे ये लगा दीजिए।
अब्रम ये कहकर सोफे पर जाकर बैठ गया। आस्था नियति के चेहरे पर उस लेप को लगाने लगी। करीब आधे घंटे बाद नियति आस्था के कहने पर अपना चेहरा धोने वॉशरूम में चली गई। आस्था बेसब्री से नियति के आने का वेट कर रही थी। जैसे ही नियति वॉशरूम से बाहर आई, आस्था उसका चेहरा देखकर खुश हो गई। अब्रम भी नियति का चेहरा देखकर हैरान रह गया। नियति के चेहरे पर अब एक भी दाग नहीं था। उसका पूरा चेहरा पहले की तरह चमक रहा था। उसे देखते हुए अब्रम खड़ा हुआ और आस्था से बोला, आंटी टर्टल को रेडी करके पार्टी में ले आए। ये कहकर अब्रम चला गया और आस्था नियति को तैयार करने में लग गई। नियति सब याद कर मुस्कुरा रही थी। आज जो उसे इतनी तारीफें सुनने को मिली थी उन सब की वजह आस्था ही थी। प्रेजेंट टाइम। और फिर कुछ देर बाद पार्टी खत्म हुई और सभी गेस्ट चले गए। वसुंधरा भी अपने रूम में चली गई। वहीं अधम जब चेंज करके रूम में आया तो उसे रूम में नियति कहीं नहीं दिखी। अब्रम ने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 12:30 बज रहे थे। फिर अब्रम ने सोचते हुए कहा, पार्टी खत्म हुई तो आधे घंटे से भी ज्यादा हो गया। फिर टर्टल कहाँ रह गई, वो अभी तक क्यों नहीं आई।